ए वर्ल्ड वर्थ प्रोटेक्टिंग। अध्याय 501 ग्रीन फायर आइलैंड लॉर्ड। पहचान टोकन इकट्ठा करने के मिशन ने विभिन्न प्रकार के टोकन के लिए अलग अलग युद्ध क्रेडिट प्रदान किए। मिशन विवरण में ये स्पष्ट रूप से उल्लिखित था। उदाहरण के लिए, एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य से संबंधित पहचान टोकन जमा करने के लिए 100 युद्ध क्रेडिट प्रदान किए जाएंगे। इसने वांग बाओले को आश्चर्यचकित कर दिया। तुलना के आधार के बिना उसे ऐसा महसूस नहीं होता। पहले के अधिकांश मिशनों की तुलना में, जो केवल एकल या दोहरे अंकों के युद्ध क्रेडिट प्रदान करते थे, एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य का पहचान टोकन 100 युद्ध क्रेडिट अर्जित करेगा। ये स्पष्ट रूप से काफ़ी अच्छा इनाम था। अब मैं किस तरह का शिष्य हूँ? मुझे विशाल विस्तार दाव पैलेस में पहुंचने के बाद पहचान टोकन जारी नहीं किया गया था। वांग बाओले सोच में पड़ गए। उन्हें याद आया कि लिटिल मिस्सी ने विशाल विस्तार दाव पैलेस की शक्ति और ताकत के बारे में क्या साझा किया था। फिर उन्होंने विशाल विस्तार दाव पैलेस की वर्तमान स्थिति पर विचार किया। उनके दिमाग में एक विचार बनने लगा। शायद यह असली विशाल विस्तार दाव महल नहीं है। असली विशाल विस्तार दाव महल सूर्य के माध्यम से छेदी गई तलवार के शरीर में स्थित है। मिशन के लिए आवश्यक पहचान टोकन पूर्व विशाल विस्तार दाव महल के शिष्यों से संबंधित पहचान टोकन हैं। वांग बाओले ने मामले पर विचार करते हुए मिशन विवरण पढ़ना जारी रखा। उसने जल्द ही एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य की पहचान टोकन के लिए इनाम देखा। यह 1000 युद्ध क्रेडिट के बराबर था। ये देखते ही वांग बाओले का दिल तेजी से धड़कने लगा। जब उसने देखा कि अन्य उच्च स्तरीय पुरस्कार भी थे, तो उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। मुख्य शिष्यों के लिए 20,000 क्रेडिट, 25,000 क्रेडिट एक एल्डर के टोकन के लिए, और हे भगवान, एक ग्रैंड सुप्रीम एल्डर के पहचान टोकन की कीमत वास्तव में 5 मिलियन क्रेडिट है। वांग बाओले शायद पहले के पुरस्कारों के लिए अपने सदमे को रोक सकता था, लेकिन जब उसे पता चला कि ग्रैंड सुप्रीम एल्डर की पहचान टोकन के लिए अंतिम पुरस्कार 5 मिलियन क्रेडिट था, तो वह अपने सदमे को नियंत्रित नहीं कर सका। उसकी सांस एक अन्य विशाल विस्तार दाव पैलेस साधक ने सुनी, जिसे अभी अभी अपना मिशन मिला था और वह जाने वाला था। साधक ने अपनी आंखें घुमाई और वांग बाओले की ओर देखा। पहले तो वह तिरस्कारपूर्ण था, लेकिन फिर उसने वांग बाओले की आकृति देखी। उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव कम हो गया। हालांकि वह बता सकता था कि वांग बाओले विशाल विस्तार दाव पैलेस से साधक नहीं था, और पृथ्वी पर संघ से आए साधकों के समूह के बारे में कई अफवाहें सुनने के बावजूद वांग बाओले की आकृति ने उसे वांग बाओले को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। उसने मुस्कुराया और कहा, अगर मैं ग्रैंड सुप्रीम एल्डर की पहचान टोकन पर अपना हाथ रख सकता हूं, तो मैं 5 मिलियन क्रेडिट के लिए इसे देने वाला मूर्ख बनूंगा। वह चीज़, अगर तुम उसे पा सको, तो उसमें निहित अधिकार तुम्हें संभवतः पूरे संप्रदाय पर नियंत्रण करने की अनुमति दे सकते हैं। वांग बाओले ने उन शब्दों को सुनकर अपना सिर घुमाया। उसने पलकें झपकाईं। उसके बगल में खड़े साधक का चेहरा बच्चे जैसा था, जिस पर उसकी उम्र का कोई निशान नहीं था। उसकी साधना उसकी अपनी साधना की तरह थी, जो प्रारंभिक चरण के कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में थी। जहां तक उसकी स्थिति का सवाल है, जब शिष्य उसे देखते थे तो वे उसके प्रति विनम्र लगते थे। ये महत्वहीन थे। सबसे महत्वपूर्ण बात उसका फिगर था। वांग बाओले ने जो देखा वह एक ऐसा व्यक्ति था जो बाकी लोगों से ऊपर खड़ा था, अनुकरणीय और अविश्वसनीय रूप से पतला। जैसे ही वांग बाओले ने मोटे साधक के फिगर को देखा, दूसरे ने भी वांग बाओले के पेट को देखा। उसकी आंखों में स्वीकृति झलक उठी। उसने मुस्कुराया और कहा, साथी दाववादी, तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा है। वांग बाओले की आंखें चमक उठीं। उसने खांसते हुए कहा, चूंकि हम दोनों के पास ऐसी अद्भुत आकृतियां हैं, तो क्यों ना हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानें। बोलते समय वांग बाओले ने अपने स्टोरेज ब्रेसलेट से पहले से ही खोले गए स्नैक्स का एक बैग निकाला और उसे मोटे साधक को थमा दिया। मोटा साधक कुछ कहने ही वाला था कि उसने स्नैक्स देख लिए और तुरंत भूल गया कि वह आगे क्या कहने वाला था। उसने बैग लिया और उसे सूंघा। फिर उसने एक टुकड़ा निकाला, उसे अपने मुंह में डाला और उसका स्वाद चखा। उसकी आंखें चमक उठीं। स्वाद थोड़ा अजीब है, लेकिन बिल्कुल भी बुरा नहीं है। बोलते बोलते उसने अपने स्टोरेज बैग से कुछ फल निकाले और उन्हें वांग बाओले की ओर फेंक दिया। ऐसा लग रहा था कि वे स्नैक्स के इस आदान प्रदान के जरिए एक दूसरे से परिचित हुए। उन्होंने कोई गहरी बातचीत नहीं की, हालांकि जाने से पहले उन्होंने अपने संपर्क विवरण का आदान प्रदान किया। अगले 2 हफ्तों में वांग बाओले के लिए अभी भी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। प्रशिक्षण के अलावा वांग बाओले ने कुछ समय यूपियाओजी नामक मोटे कल्टीवेटर के बारे में सोचने में भी बिताया। उसने अपने स्नैक्स की घटी आपूर्ति का एक हिस्सा कल्टीवेटर के साथ साझा किया। समान रूप से दुबले पतले इस जोड़ी ने स्नैक्स के इस आदान प्रदान पर दोस्ती कायम की। हो सकता है कि यह केवल एक नवोदित दोस्ती हो, जो अभी भी काफ़ी कमज़ोर और नाजुक है, लेकिन यह अभी भी पहला देशी कल्टीवेटर था जिसे वांग बाओले ने विशाल विस्तार दाव पैलेस में जाना था। इसके अलावा वह फैंग क्यूरन के गुट या मीलीजी के गुट का नहीं था, बल्कि यूरान का शिष्य था। संघ के प्रति उनका रुख तटस्थता का था।
इसके अलावा वे समान रुचियों को साझा करते प्रतीत होते थे और इसलिए कई चीज़ों के बारे में बातचीत कर सकते थे। वान बाओले ने यह पता लगाने का अवसर लिया कि उन्हें कुछ भी क्यों नहीं सौंपा गया था। युन पियाओजी के भी अपने तरीके थे। उन्हें जल्द ही पता चल गया कि वान बाओले के लिए ऐसा क्यों था। वान बाओले को अन्य संघ के पौधों की तरह बाहरी द्वीप पर नियुक्त किए बिना पूरे 1 महीने तक इंतजार करना पड़ा। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि विशाल विस्तार दाव महल उसे मुख्य द्वीप पर रखना चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह संघ के पौधों के बीच एकमात्र कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक था, साथ ही उनका नेता भी था। फैंग क्यूरन का इरादा उसे एक ऐसे द्वीप पर रखना था जो स्पिरिट क्यूई से समृद्ध हो और एक ऐसे द्वीप से थोड़ा ही नीचे का स्तर हो जो आमतौर पर एक नवजात आत्मा द्वारा संचालित होता है। फिर वह द्वीप की स्पिरिट क्यूई और संसाधनों पर एकाधिकार कर सकता था। द्वीप की पहचान पहले ही हो चुकी थी। यह विशाल विस्तार दाव पैलेस के कई द्वीपों में से शीर्ष 20 खजाने वाले द्वीपों में से एक था। एक आत्मा मध्याह्न रेखा द्वीप के भीतर विश्राम करती थी। इसके अलावा द्वीप ने ग्रीन फायर ग्रास नामक एक जड़ी बूटी भी पैदा की। यह एक महंगी जड़ी बूटी नहीं थी, लेकिन एक बार द्वीप पर लगाए जाने के बाद यह उच्च जीवित रहने की दर का आनंद लेती थी और द्वीप के बड़े हिस्से में पनपती थी। यही कारण था कि ग्रीन फायर आइलैंड को बहुत महत्व दिया गया था, और यही कारण था कि वान बाओले की नियुक्ति का मी लीजी के गुट द्वारा कड़ा विरोध किया गया था। मी लीजी के पास खुद द्वीप के स्वामी के लिए अपना उम्मीदवार था। दोनों पक्षों के बीच विवाद के कारण वान बाओले की तैनाती में देरी हुई। लेकिन भाई बाओले, इतना चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सुना है कि दोनों बुजुर्गों के बीच समझौता हो गया है। आपको जल्द ही अपने आदेश मिल जाने चाहिए। युन पियाओजी ने वान बाओले को सहज और बातचीत करने में आसान पाया, लेकिन उनका कोई इरादा गहरी दोस्ती बनाने का नहीं था। हालांकि वह जानता था कि लोगों से कैसे पेश आना है और उनमें निवेश करना पसंद करता था। उसे वान बाओले भी काफ़ी पसंद थे। चाहे वह संवाद की उसकी पहली शुरुआत हो या वह अब वान बाओले के साथ जो साझा कर रहा था, वह दोनों को एक तरह के निवेश के रूप में देखता था। ये बहुत अच्छा होगा यदि उसे भविष्य में अपने निवेश से कोई लाभ मिले, लेकिन यदि नहीं भी मिला तो भी उसे कोई नुकसान नहीं होगा। वान बाओले के साथ जो कुछ भी उसने पाया था उसे साझा करने के बाद युन पियाओजी ने अपना पेट थपथपाया और वान बाओले के निवास से चला गया। वान बाओले ने अपने निवास पर लौटने से पहले युन पियाओजी को विदा किया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली क्योंकि वह युन पियाओजी ने जो कहा था उसके बारे में सोच रहा था। वह इस बात का इंतजार करने लगा कि विशाल विस्तार दाव पैलेस उसके लिए क्या सोच रहा है। आखिरकार वह इस अतिथि निवास में नहीं रहना चाहता था जहां उसे ठंडी निगाहों, कृपालु निगाहों से स्वागत किया जाए, या हर दिन जब वह बाहर जाए तो उसका स्वागत न किया जाए और उसे अदृश्य माना जाए। युन पियाओजी की जानकारी वाकई सटीक थी। 3 दिनों के भीतर वान बाओले को अपनी तैनाती के आदेश मिल गए। उन्हें अगली सुबह जल्दी ही विदेश मामलों के हॉल में रिपोर्ट करना था। विदेश मामलों के हॉल उन्हें और मी लीजी के शिष्य लियांग लॉन को लेकर ग्रीन फायर आइलैंड के लिए रवाना होंगे। वे संयुक्त रूप से द्वीप का प्रबंधन करेंगे और इसके संसाधनों को साझा करेंगे। लियांग लॉन्ग आदेश प्राप्त करने पर वान बाओले ने अपनी बाहें उठाईं। उस युवा साधक की छवि जिसने उस दिन स्वर्गीय प्रश्न हॉल में उसे परेशान किया था उसके दिमाग में उभरी। क्या वे चाहते हैं कि हम आपस में लड़ें? वान बाओले हंसे। उनकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। वे क्रॉस लेग करके बैठ गए और ध्यानमग्न होकर आराम करने लगे। जब सुबह हुई तो वान बाओले ने अपनी आंखें खोलीं। वे अपने पैरों पर खड़े हुए और अपने निवास से सीधे विदेश मामलों के हॉल की ओर चल दिए। वान बाओले बहुत जल्दी नहीं पहुंचे। जब वे पहुंचे तो लियांग लॉन पहले से ही वहां थे। उनके बगल में एक अंतिम चरण के कोर फॉर्मेशन दायरे के बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। बुजुर्ग व्यक्ति ने दाववादी वस्त्र पहना हुआ था। वह लगभग कंकाल की तरह था और उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमक रही थी। वह विदेश मामलों के हॉल का प्रमुख था, वही उनका मार्गदर्शक बनने वाला था। उन्होंने वान बाओले पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और लियांग लॉन पर भी शायद ही कोई ध्यान दिया। तटस्थ गुट के सदस्य के रूप में उनका 2 बुजुर्गों के बीच गुटीय विवाद में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था। वान बाओले के आने के बाद उन्होंने अपनी आस्तीन ऊपर करके भागने से पहले केवल संक्षेप में बात की। तुम दोनों मेरे साथ आओ। लियांग लॉन की आंखों में एक ठंडी रोशनी थी। उसने वान बाओले को घूरा, फिर व्यंग्य किया। वह तुरंत उड़ गया और एल्डर के पीछे पीछे चला गया। वान बाओले की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। हालांकि वह लियांग लॉन की साधना को महसूस कर सकता था। ये पहले से अधिक मजबूत लग रहा था। ये स्पष्ट था कि उसे हाल ही में एक सफलता मिली थी। उसकी आंखों में एक गहरी अथाह रोशनी चमक उठी। वह भी उड़ गया और एल्डर के दूसरी तरफ दिखाई दिया। वे तीनों 3 इंद्रधनुषी चापों में बदल गए। मुख्य विशाल विस्तार दाव पैलेस द्वीप से बाहर निकलते हुए वे दूर की ओर बढ़े। पिघले हुए लावा और आग का विशाल समुद्र उनकी पृष्ठभूमि के रूप में काम कर रहा था। ग्रीन फायर आइलैंड मुख्य विशाल विस्तार दाव पैलेस द्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित था।
ये 7 से 8 छोटे द्वीपों से घिरा हुआ था और इसे इस क्षेत्र का एक बड़ा द्वीप माना जा सकता था। एक आत्मा मध्याह्न रेखा द्वीप के भीतर विश्राम करती थी। इसके अलावा इसने ग्रीन फायर ग्रास का उत्पादन किया। यही कारण है कि यह खुद को विशाल विस्तार दाव महल से संबंधित सैकड़ों बाहरी द्वीपों में से शीर्ष 20 में से एक के रूप में गिना जाता है। शीर्ष 10 द्वीपों को विशाल विस्तार दाव महल के नवजात आत्मा क्षेत्र के साधकों द्वारा चलाया जाता था। शेष द्वीप, जैसे कि ग्रीन फायर आइलैंड, ज्यादातर 3 बुजुर्गों के साथ साथ नवजात आत्मा क्षेत्र के साधकों के शिष्यों द्वारा चलाए जाते थे। कोई भी आसानी से दूसरों को अपने क्षेत्रों में घुसपैठ करने की अनुमति नहीं देगा। यही कारण है कि जब फैंग क्यूरन ने ग्रीन फायर आइलैंड संसाधनों पर वांग बाओले को एकाधिकार देने का प्रस्ताव रखा तो उसके प्रस्ताव का मी लीजी ने कड़ा विरोध किया। वे अंततः वांग बाओले और लियांग लॉन को द्वीप साझा करने की अनुमति देने के लिए एक समझौते पर पहुंचे। किसी ने भी अपने इरादों का खुलकर खुलासा नहीं किया, लेकिन मी लीजी और फैंग क्यूरन दोनों का इरादा था कि दोनों एक दूसरे से लड़ें। मी लीजी को अपने शिष्य के कौशल पर भरोसा था। एक बार जब लियांग लॉन्ग ने उच्च स्थान प्राप्त कर लिया और वांग बाओले को पराजित कर दिया तो ये भविष्य में फैंग क्यूरन के खिलाफ लड़ने में मी लीजी की योजनाओं के लिए एक लाभ के रूप में काम करेगा। इसी तरह फैंग क्यूरन भी फेडरेशन के शिष्यों, विशेष रूप से वांग बाओले के लिए अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना चाहती थी। इससे खुद पर दबाव कम होगा और उसके गुट के सदस्यों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। पिछले कुछ दिनों में स्थिति ने एक नया मोड़ ले लिया था। उसके गुट के जो लोग बिना विरोध के उसके आदेशों का पालन करते दिखते थे, उनमें गुप्त संदेह होने लगे थे। वांग बाओले शायद दोनों के बीच संघर्ष के विवरण को नहीं समझते थे, लेकिन उन्होंने बचपन से ही उच्च अधिकारियों की आत्मकथाएं पढ़ी थीं। फेडरेशन प्रशासन और उसके आंतरिक राजनीतिक संघर्षों और अंतर्कलह का अनुभव करने के बाद वह इस तरह के तनावों से बिल्कुल भी अनजान नहीं थे। कुछ सावधानीपूर्वक चिंतन के बाद वह ये समझने में सक्षम हो गया कि क्या चल रहा था। यात्रा के दौरान उसने कोई अजीब व्यवहार नहीं दिखाया। वह अपने सामने विदेशी मामलों के मंडप प्रमुख का अनुसरण करता हुआ आकाश में तेजी से आगे बढ़ा। ये वांग बाओले का मुख्य विशाल विस्तार दाव पैलेस द्वीप को छोड़ने का पहला मौका था। यात्रा करते समय उसके चेहरे पर गर्मी की लहरें उभर आईं। भूमि पिघले हुए लावा को उबाल रही थी। कभी कभी आग की लपटें निकलती थीं, जैसे लहरें उछल रही हों, जिससे दोनों ही चिंतित और भयभीत थे। गहरे लाल रंग का आसमान और द्वीपों की भीड़ ने वांग बाओले की आंखों में एक अजीब सी रोशनी डाली जब वह उन्हें देखता था। ये स्पष्ट था कि यह एक अत्यंत शत्रुतापूर्ण वातावरण था। ये संघ से बिल्कुल अलग था। अगर समृद्ध आत्मा क्यूई न होती तो वांग बाओले इस जगह को नरक समझते, जैसा कि पृथ्वी की किंवदंतियों में दर्शाया गया है। लियांग लॉन्ग ने वांग बाओले पर एक नज़र डाली। उसकी आंखों में एक बार फिर उसकी खुली कृपालुता और अवमानना दिखाई दी और वह सूंघ गया। उसने उनके सामने विदेशी मामलों के मंडप के प्रमुख को देखा और वांग बाओले का खुलेआम मजाक न उड़ाने का फैसला किया। हालांकि उसने पहले ही अपना मन बना लिया था। एक बार जब वे द्वीप पर उतर गए और विदेशी मामलों के मंडप के सदस्यों के चले जाने के बाद वह इस नीच प्राणी को एक अच्छा सबक सिखाएगा। साधक की उपाधि ऐसी चीज नहीं थी जो किसी के पास हो। हारने का विचार उसके दिमाग में कभी नहीं आया। उसके पास जो संसाधन और तकनीकें थीं, उन्होंने उसे पूरा आत्मविश्वास दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह कुछ दिनों पहले ही प्रारंभिक चरण से मध्य चरण के कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में आगे बढ़ा था। इस तुच्छ प्राणी को मारना संभव नहीं है, लेकिन मैं इसके अंगों को तोड़ सकता हूँ, इसकी साधना को बेकार कर सकता हूँ और इसे पूरी तरह से अपंग कर सकता हूँ। इस विचार से लियांग लॉन्ग की आंखों में एक ठंडी रोशनी जलने लगी। वांग बाओले ने लियांग लॉन्ग की ओर देखा। वह भी अंदर ही अंदर खर्राटे लेने लगा। जोड़ी के सामने विदेशी मामलों के मंडप के प्रमुख को स्वाभाविक रूप से दोनों के बीच तनाव का एहसास था, लेकिन वह उनसे परेशान नहीं हो सकता था। उसने अपनी गति तेज कर दी और वे आकाश में दौड़ पड़े और आखिरकार 1 घंटे के बाद अपने गंतव्य पर पहुंच गए। उनके सामने आग के विशाल महासागर में एक बड़ा द्वीप था। यह मंगल ग्रह के विशेष क्षेत्रीय शहर के आकार का 10वां हिस्सा था। भूमि काली थी और द्वीप का लगभग आधा हिस्सा बैंगनी घास से ढका हुआ था। द्वीप पर 3 पर्वत शिखर थे। बीच वाला सबसे ऊंचा था, जैसे कोई तेज ब्लेड आकाश को भेद रहा हो। इसके बाएं और दाएं शिखर इसके द्वितीयक शिखर थे, जो इसे दोनों तरफ से सुरक्षित रखते थे। उनके निकट आने से पहले ही वांग बाओले को द्वीप से निकलने वाली अत्यधिक समृद्ध आत्मा क्यूई का तुरंत आभास हो गया। आत्मा क्यूई की तीव्रता लगभग मुख्य विशाल विस्तार दाव पैलेस द्वीप जितनी ही प्रबल थी। वे द्वीप के पास पहुंचे। ग्रीन फायर द्वीप पर मध्य शिखर पर एक सार्वजनिक चौक था। वहां 1 दर्जन से अधिक साधक सम्मानपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। उनमें से 5 फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधक थे, जबकि बाकी लोग सच्ची सांस क्षेत्र में थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वे काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। वे विशाल विस्तार दाव पैलेस के साधक थे जो इस द्वीप पर प्रशिक्षण ले रहे थे। उनमें से एक मध्यम आयु वर्ग का मूंछ वाला व्यक्ति था। उसकी साधना पूर्ण फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में थी।
वह स्पष्ट रूप से समूह का नेता था। जब उसने वान बाओले और अन्य लोगों को आकाश में देखा तो वह जल्दी से कुछ कदम आगे बढ़ा और स्वर्ग की ओर झुक गया। शिष्य झोउ बियाओ मंडप प्रमुख ली का अभिवादन करते हैं। उसके बोलने के बाद दूसरे साधकों ने जल्दी से अभिवादन किया। उनकी आवाज़ें गूंज उठीं। विदेश मामलों के मंडप के प्रमुख ने वान बाओले और लियांग लॉन को आगे बढ़ाया और सबके सामने सार्वजनिक चौक पर उतर गए। उसने झोउ बियाओ को अनदेखा किया। उसने मुड़कर वान बाओले और लियांग लॉन को देखा, फिर शांत भाव से कहा, ये ग्रीन फायर आइलैंड है। अब से आप दोनों इस द्वीप के द्वीप स्वामी हैं। आप दोनों रैंक और स्थिति में बराबर हैं। ठीक है, मैं केवल आपको यहाँ लाने के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं अन्य मामलों में शामिल नहीं होऊंगा। अलविदा। विदेश मामलों के मंडप के प्रमुख एक पल भी और रुकने के लिए तैयार नहीं थे। वह मुड़ा और एक इंद्रधनुष में बदल गया, एक पल में दूर चला गया। जैसे ही वह चला गया, झोउ बियाओ और दूसरे साधकों की आंखें चमक उठीं और वान बाओले और लियांग लॉन पर घूम गईं। यह उसी क्षण था जब लियांग लॉन अचानक मुड़ा। वान बाओले को घूरते हुए उसकी आंखें हत्या से भरी हुई थीं। नीच, नीच तुम्हारा गधा। वान बाओले ने लियांग लॉन को अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं दिया। वह चिल्लाया और अचानक तेजी से लियांग लॉन के सामने आ गया। जहां वह मूल रूप से खड़ा था, वहां अपनी एक छवि छोड़ गया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे मुक्का मारते हुए आगे बढ़ाया। ये सुपरनोवा था। कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधना द्वारा संचालित उसके सुपरनोवा ने एक ऐसी शक्ति को उजागर किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसका मुक्का हिमस्खलन की ताकत के साथ गिरा। आसमान में गरज के साथ बिजली चमकने लगी और वान बाओले के चारों ओर बिजली के बोल्ट दिखाई दिए। वे बाहर की ओर बढ़े और आसपास के क्षेत्र को बिजली के एक पूल में बदल दिया। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। लियांग लॉन के चेहरे पर सदमा और चिंता की लहर दौड़ गई। उसने हमला करने से पहले कुछ शब्द कहने का इरादा किया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वान बाओले इतना निर्णायक होगा। उसने जल्दी से अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे अपने सामने लहराया। उसके शरीर से एक मध्यचरण कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधना फूट पड़ी, जो एक तूफान में बदल गई जिसने वान बाओले को रोकने का प्रयास किया। एक पल भी नहीं बीता था जब उसने अपने बाकी ताने भरे शब्दों को निगल लिया और जल्दबाजी में वान बाओले के हमले का मुकाबला किया। वान बाओले की मछली लियांग लॉन के रक्षात्मक तूफान पर उतरी और एक गड़गड़ाहट ने आसमान को हिला दिया। लियांग लॉन के चेहरे पर चिंता की लहर दौड़ गई। वह हैरान और अविश्वसनीय लग रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहाड़ से कुचला जा रहा हो। उसका शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था और उसके अंगों को ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कुचला जा रहा हो। बचाव के लिए उसने जो तूफान बुलाया था, वह वान बाओले के हमले की ताकत का सामना करने में असमर्थ लग रहा था। यह मुड़ गया और टूटने के कगार पर लग रहा था। उसे पीछे की ओर लड़खड़ाने और पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके पास किस तरह का भौतिक शरीर है? वह इतना मजबूत है। उनकी टक्कर से होने वाली प्रतिक्रिया एक नासमझ बवंडर की तरह बाहर की ओर बह गई। झोउ बियाओ और अन्य लोग हौंफने लगे और जल्दी से पीछे हट गए। वे मूल रूप से लियांग लॉन के पक्ष में थे। वान बाओले आखिरकार एक बाहरी व्यक्ति थे। हालांकि उस समय वान बाओले ने जो क्रूरता दिखाई थी, वह उन्हें अपने फैसले पर सवाल उठाने के लिए पर्याप्त थी। ऐसा लग रहा था कि सबसे मजबूत का कानून चाहे कोई भी हो, जीतता है। विदेश मामलों के मंडप का मुखिया बहुत दूर नहीं गया था। वह बीच हवा में रुक गया, अपना सिर नीचे किया और नीचे की ओर देखा। उसने लड़ाई रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि बस अपनी गति बढ़ा दी और चला गया। लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही लियांग लॉन अनाड़ीपन से पीछे की ओर लड़खड़ाया, वान बाओले ने अपनी गर्दन बाईं ओर मोड़ ली। एक जोरदार चटकने की आवाज आई। अपने दाहिने पैर की ठोकर के साथ वह बाहर भागा। जैसे ही उसने अपना हाथ पलटा, उसके दाहिने हाथ में एक बड़ा मेगाफोन दिखाई दिया और एक भयंकर मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। वह चौंके हुए लियांग लॉन की ओर बढ़ा, चिल्लाते हुए, मैं उस दिन से ही तुम्हारी गांड मारना चाहता था जब से मैंने स्वर्गीय प्रश्न हॉल में देखा था। 7वीं कक्षा के धार्मिक आयुध मेगाफोन की बढ़ी हुई शक्ति मन को झकझोर देने वाली थी। इसने वान बाओले के शब्दों को कर्ण आघात तरंगों में बदल दिया, जो इतनी तेज थी कि वे किसी देवता की गर्जना जैसी थीं। कर्ण आघात की शक्ति ने द्वीप के चारों ओर आग के सागर को बाहर की ओर फटने के लिए भेज दिया। झोउ बियाओ और अन्य लगभग बहरे हो गए क्योंकि उनके कान के पर्दे हिंसक रूप से हिल रहे थे। उनके मुंह से खून बह रहा था। कोई भी कल्पना कर सकता है कि लियांग लॉन, जिसने हमले का सीधा सामना किया, का क्या हुआ होगा। उसके चेहरे पर भय का भाव था। उसे लगा कि वास्तविकता विकृत हो रही है क्योंकि ध्वनि तरंगें हवा में यात्रा कर रही थीं। एक ऐसी शक्ति जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया, जिसने उसके दिल में गहरी दहशत पैदा कर दी, वह इतनी तीव्रता और शक्ति के साथ उसकी ओर बढ़ रही थी कि पहाड़ों को समतल करने और समुद्र को 2 भागों में विभाजित करने की धमकी दे रही थी। ठीक उसी क्षण जब ध्वनि तरंगें फूटी, वान बाओले ने अपने बाएं हाथ से हाथों की मुहरों की एक श्रृंखला बनाई। बिजली के बोल्ट लियांग लॉन की ओर बढ़े।
वांग बाओले का दाहिना पैर आश्चर्यजनक गति से ऊपर की ओर बढ़ा, हवा को चीरता हुआ और ध्वनि विस्फोटों की एक श्रृंखला को प्रज्वलित किया। इसका लक्ष्य लियांग लॉन के पैरों के बीच था। एकमात्र मध्य चरण कोर गठन क्षेत्र साधक, और तुम अभी भी मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हो। इस लियांग लॉन के पास केवल एक गेंद है, मेरे पास 3 हैं, वांग बाओले ने अहंकार से सोचा। उसके हमले ने लियांग लॉन को पूरी तरह से पराजित कर दिया था। हॉट कोर बनाने के बाद से उसके भौतिक शरीर की ताकत भयानक स्तर तक पहुंच गई थी। इसके अलावा उसके पास अभी भी एक लाइटनिंग कोर और एक डार्क कोर था। लाइटनिंग इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन का अभ्यास करने से उसकी साधना की नींव मजबूत हुई। जैसे ही उसने हमला किया, आकाश से बिजली के बोल्ट नीचे गिरे और लियांग लॉन को वापस लड़ने के लिए लगभग शक्तिहीन बना दिया। उसे प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर होना पड़ा और वह अपने कई हमलों को अंजाम देने में असमर्थ था। वांग बाओले एक उग्र टायरानोसॉरस की तरह आगे बढ़ा, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरने की धमकी देते हुए। लियांग लॉन्ग अपने जूते में कांप उठा। उसकी आंखें लाल हो गईं क्योंकि वह ऐसे गंभीर रूप से खतरनाक क्षण में फंस गया था। वह जल्दी से पीछे हट गया, अपने कपड़ों के नीचे छिपा हुआ जेड पेंडेंट अपनी गर्दन से निकाला और उसे दबाया। आपके पास धार्मिक हथियार हैं, मेरे पास भी हैं। जेड पेंडेंट तुरंत चमकने लगा। ये तेजी से एक विशाल कछुए के खोल में बदल गया, जिसके अंदर लियांग लॉन्ग समा गया। कछुए के खोल के बनते ही वांग बाओले के मेगाफोन से ध्वनि तरंगें आईं, जो आगे बढ़ीं, गरजती हुई और कछुए के खोल पर गिरीं। गगनभेदी गड़गड़ाहट के साथ आसमान कांप उठा। ध्वनि हमले की ताकत ने धरती को कई जगहों पर चीर दिया। हालांकि लियांग लॉन्ग की रक्षा करने वाले कछुए के खोल में केवल एक हल्का सा दाग लगा और ये लगभग तुरंत ठीक हो गया। दर्शकों के पास ये दृश्य देखने का समय नहीं था, इससे पहले कि वांग बाओले के बिजली के बोल्ट उसके कान के हमले के तुरंत बाद आ पहुंचे। वे कछुए के खोल पर गिरे, लेकिन उन्होंने कछुए के खोल में केवल एक हल्का सा दाग लगाया। वे इसे चकनाचूर करने में असमर्थ लग रहे थे। फिर वांग बाओले ने पास आकर देखा। उसने अपना दाहिना पैर उठाया और उसकी लात कछुए के खोल पर पड़ी। तभी कछुए के खोल पर एक दरार सी दिखाई दी। फिर भी ये दरार उसकी आंखों के सामने तुरंत ठीक हो गई। वांग बाओले ने भौहें सिकुड़ी और पीछे हट गया। लियांग लॉन्ग आखिरकार अपनी सांस पकड़ने में सक्षम हो गया। उसके चेहरे की विशेषताएं एक बेहद बदसूरत अभिव्यक्ति में बदल गई थीं। उसने बिना पलक झपकाए वांग बाओले के दाहिने पैर को देखा। राहत की एक छोटी सी सांस के बाद तुरंत ही भय और सदमे ने उसे जकड़ लिया। वह जानता था कि यह कछुए का खोल कितना कीमती था। यह एक रक्षात्मक खजाना था जो उसके मालिक से एक उपहार था। यह एक नवजात आत्मा क्षेत्र साधक के हमले का सामना करने में सक्षम था। एक कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उसने दूसरों से लड़ते समय और तलवार शरीर में मिशनों को अंजाम देते समय कई बार इसका परीक्षण किया था। हालांकि बस एक पल पहले वांग बाओले की एक लात ने वास्तव में कछुए के खोल में दरार पैदा कर दी थी। ये तुरंत ठीक हो सकता था, लेकिन फिर भी उसके दिल में डर पैदा हो गया। उसने सोचा कि वांग बाओले किस ओर निशाना साध रहा था और उसके रोंगटे खड़े हो गए। घृणित। जब लियांग लॉन्ग ने राहत की सांस ली तो वांग बाओले की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। वह फिर से बाहर निकल गया। इस बार वह तेज था और उसने लियांग लॉन्ग को प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं दिया। उसने पास आकर एक और हमले के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया। यह एक मुक्का नहीं था, बल्कि मुक्कों की एक श्रृंखला थी। गड़गड़ाहट की एक श्रृंखला फूट पड़ी। वांग बाओले एक तूफान की तरह था, जो लियांग लॉन्ग के कछुए के खोल पर बार बार हमला कर रहा था। कछुए के खोल से टकराने वाली उसकी मुट्ठियों और लातों की आवाज़ हवा में गूंज उठी। उसने एक ही समय में अपने 3 कोर की शक्ति को उजागर किया। फिर भी वह कछुए के खोल पर और अधिक दरारें डालने में ही कामयाब हो सका। लियांग लॉन्ग खुद भी अच्छा समय नहीं बिता रहा था। कछुए का खोल हमलों का सामना करने में सक्षम होने के बावजूद ये वांग बाओले के लात और भूसे से हिल रहा था। झटके सिर्फ 1 या 2 बार तक सीमित नहीं थे। वांग बाओले ने बिना रुके 100 से ज्यादा घूंसे मारे और 1 दर्जन से ज्यादा बार लात मारी। परिणामी झटके लियांग लॉन्ग के खून को उबालने के लिए काफ़ी थे। ये भयानक लग रहा था। बिना जवाबी हमला किए मारे जाने के इस अनुभव ने लियांग लॉन्ग को पागल कर दिया। उसकी आंखों में हत्या की चमक थी। वह अपनी जानलेवा चाल चलने ही वाला था कि उसने खुद को रोक लिया। मैं हमला करने से पहले उसके थक जाने का इंतजार करूंगा। मैं उसकी ऊर्जा को खत्म करने के लिए इस कछुए के खोल का इस्तेमाल करूंगा। ये सोचकर लियांग लॉन्ग ने अपने दांत पीस लिए। इस समय भी वांग बाओले के चेहरे पर एक भयानक भाव था। कछुए के खोल से उसे सिर दर्द हो रहा था। वह इसे तोड़ नहीं पा रहा था। मैंने पहले भी ऐसा कुछ देखा है। जैसे ही वांग बाओले ने एक और मुक्का आगे मारा, उसे एक ऐसा ही अनुभव याद आया जब वह स्पिरिट ब्रीथ विलेज में था। उसने तब दूसरे पक्ष को किसी और चीज के अंदर फंसा दिया था। मैं बस यही करूंगा। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता? वांग बाओले इस विचार से अधीर हो गया।
वह अचानक पीछे हटा और अपना दाहिना हाथ उठाया। एक जादू की चमक तुरंत फूट पड़ी। तभी लियांग लॉन्ग की आंखें चमक उठी जब उसने वांग बाओले को पीछे हटते देखा। ये वह क्षण था जिसका उसे इंतजार था। उसके हाथ एक साथ आए और हाथों की मुहरों की एक श्रृंखला बन गई। उसने दहाड़ लगाई और अपनी जीभ की नोक को काटा, जिससे खून बहने लगा। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और हवा में एक हथकड़ी लगाई। उसका बहता हुआ खून उसके सामने एक रक्त कृपाण में बदल गया और उसके हाथ ने उसे पकड़ लिया। वह जवाबी हमला करने ही वाला था कि वांग बाओले के हाथ में चमकती रोशनी में एक छोटी घंटी की नोक दिखाई दी। ये तेजी से फैल गई और एक पल में बहुत बड़ी हो गई। ये 3 मीटर से अधिक लंबी थी और एक भयानक शक्ति का उत्सर्जन करती थी। ये विशाल मेगाफोन से भी आगे निकल गई और 8वीं कक्षा के धार्मिक आयुध के स्तर की लग रही थी। इस विशाल घंटी पर एक विशालकाय लाल अजगर था, जो दहाड़ते ही जीवित हो गया। यह अजगर विशाल घंटी के अंदर एक देवता का अवशेष था। वांग बाओले ने हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बनाई। बड़ी घंटी उसी क्षण लियांग लॉन्ग के सिर पर गिरी जब उसका रक्त कृपाण छोड़ा गया। यह एक जोरदार धमाके के साथ नीचे उतरी। लियांग लॉन्ग और उसके कछुए के खोल को अंदर फंसा लिया और उन्हें एक मुहर के भीतर बंद कर दिया। लियांग लॉन्ग की रक्त कृपाण फिर आगे की ओर झुकी और घंटी पर गिर गई, जिससे घंटी हिल गई और एक बहरा बजने वाली आवाज निकली जिसने धरती को हिला दिया। हिंसक ध्वनि कंपन से लियांग लॉन्ग बार बार बगल की ओर उछला। उसने एक चीख निकाली और उसके होठों से खून बहने लगा। उसका क्रोध अवर्णनीय था क्योंकि वह पागलों की तरह चिल्ला रहा था। उसकी चीख ने विशाल घंटी को फिर से गुनगुनाया। लियांग लॉन्ग का दिल हिंसक रूप से धड़कने लगा। वह पागलपन की कगार पर था। हालांकि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। उसका रक्त कृपाण शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन यह एक ही वार से घंटी को नहीं काट सकता। उसे कई हमले करने होंगे। वह कल्पना कर सकता था कि प्रत्येक हमले से होने वाली गगनभेदी ध्वनि जो उस पर वापस वार करेगी। वह इतने लंबे समय तक कछुए के खोल का उपयोग नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक स्पिरिट क्यू की आवश्यकता होती है। लियांग लॉन्ग में आक्रोश भर गया। वह गोली खाने और अपने पास मौजूद सब कुछ बाहर निकालने ही वाला था कि उसके चेहरे पर अलार्म चमक उठा। ये कलाकृति स्पिरिट क्यू को काट सकती है। वह तुरंत महसूस कर सकता था कि वह घंटी के बाहर स्पिरिट क्यू से कट गया था। वह अपनी स्पिरिट क्यू को अवशोषित और फिर से भरने में असमर्थ था। सब कुछ पहले से ही नाराज और निराश लियांग लॉन्ग को और अधिक पागल क्रोध में डाल रहा था। वर्तमान में वांग बाओले विशाल घंटी के बाहर खड़ा था। उसने घंटी पर एक नज़र डाली, फिर सूंघ लिया। घंटी का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता था और यह लंबे समय तक नहीं चल सकती थी, लेकिन वांग बाओले को अब इसका उपयोग करने में बहुत नुकसान महसूस नहीं हुआ। आखिरकार उसने मंगल ग्रह पर देवताओं के बहुत सारे अवशेष विचारों को पकड़ा था। जब तक उसके पास पर्याप्त सामग्री होगी, वह एक और को परिष्कृत करने में सक्षम होगा। आपके पास वह कछुआ खोल है न? काफी प्रभावशाली लगता है। मैं इसे आपके लिए और अधिक चुनौतीपूर्ण बना देता हूँ। वांग बाओले ने अहंकार से अपनी थोड़ी हवा में उठाए। उसने घंटी को कुछ बार लात मारी, जिससे जोर से घंटी बजने लगी। फिर उसने फैसला किया कि वह अब इससे परेशान नहीं हो सकता। वह मुड़ा और झो बियाओ और उसके आसपास के अन्य लोगों को घूरने लगा। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और जब उन्होंने उसे देखा तो उनकी आंखें सदमे और आतंक से भरी थीं। क्या यहाँ गुफा निवास साफ हो गया है? कोई रास्ता दिखाओ, वांग बाओले ने शांत भाव से कहा। झो बियाओ और अन्य लोगों की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने जल्दी से वांग बाओले का अभिवादन किया और सम्मानपूर्वक उसे उसके गुफा निवास में ले गए। उसका गुफा निवास स्वाभाविक रूप से मुख्य पर्वत शिखर पर स्थित था। ये शिखर के सबसे ऊपर स्थित था। कोई भी विशाल अग्निसागर को देख सकता था। ये द्वीप पर वह स्थान था जहां आत्मा क्यूई सबसे अमीर थी। गुफा निवास के अंदर एक आत्मा पूल भी था। सुविधाएं और दैनिक आवश्यकताएं व्यापक थीं। गुफा निवास में प्रवेश करने और निरीक्षण करने के बाद वांग बाओले बहुत संतुष्टि के साथ मुस्कुराए। झो बियाओ और अन्य लोगों ने मूल रूप से लियांग लॉन्ग के लिए इस गुफा निवास की योजना बनाई थी। हालांकि उन्होंने अपनी आंखों से वांग बाओले की हिंसा देखी थी और उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने वांग बाओले को सीधे उसके गुफा निवास में ले जाने के बाद राहत की सांस ली। फिर वे एक दूसरे को घूरने लगे। वे एक दूसरे की आंखों में निराशा देख सकते थे। हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हम उसे नाराज नहीं कर सकते। चलो अब से और अधिक सावधान रहें। झो बियाओ ने आह भरी। वह अपने साथी साधकों की ओर मुड़ा और अपने निर्देश दिए। उनमें से एक फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र साधक ने हिचकिचाहट की, फिर धीरे से पूछा, वरिष्ठ भाई जो, अंकल मास्टर लियांग के बारे में क्या? ये हमारे हाथ से बाहर है। हम इसमें शामिल नहीं हो सकते। क्या आपने नहीं देखा कि विदेश मामलों के मंडप प्रमुख ली ने भी इस मामले से अपने हाथ धो लिए? झो बियाओ ने कुछ देर सोचा। वांग बाओले की हिंसक मुक्कालात की भयावह छवि उसके दिमाग में उभरी। वह कांप उठा और फिर जल्दी से कंधे उचका दिए। सभी लोग जल्दी से अपने अपने रास्ते चले गए।
जो कुछ बचा था वह था सार्वजनिक चौक में लगी विशाल घंटी और लियांग लॉन्ग की कभी कभार भीतर से निकलती नाराजगी की चीखें। वांग बाओले इस समय बेहद खुश थे क्योंकि उन्हें प्राचीन हरे कांस्य तलवार पर अपना खुद का गुफा निवास मिला था। वह स्पष्ट रूप से अपने गुफा निवास से भी खुश थे। इसमें 8 कमरे थे और एकांत के लिए एक क्षेत्र के अलावा गुफा निवास के केंद्र में एक स्पिरिट पूल भी था। पानी स्पिरिट क्यूई से बना था और इसने क्षेत्र को मोटी और समृद्ध स्पिरिट क्यूई से भर दिया था। अन्य सभी कमरे विशिष्ट उपयोगों के लिए अलग रखे गए थे। जड़ी बूटियां उगाने के लिए एक कमरा था, दूसरा स्पिरिट बीस्ट पालने के लिए और तीसरा गोलियों को परिष्कृत करने के लिए। वांग बाओले को सुखद आश्चर्य हुआ कि कमरे में एक पत्थर की पटिया थी। यह मुख्य विशाल विस्तार दाओ पैलेस द्वीप पर पत्थर की पटिया से सिंक किया गया था जो मिशन जारी करता था। वह यहाँ अपने सभी मिशन स्वीकार करने में सक्षम होगा। हालांकि वह केवल मिशन स्वीकार कर सकता था। एक बार मिशन पूरा हो जाने के बाद उसे अपने युद्ध क्रेडिट प्राप्त करने से पहले मूल्यांकन के लिए मुख्य द्वीप पर वापस लौटना होगा। फिर भी ये पहले से ही एक सुखद आश्चर्य था। इससे उसे यात्रा करने में बहुत समय की बचत होगी। गुफा निवास एक साधक की सभी दैनिक जरूरतों का ख्याल रखता था। इसके अलावा जब वह गुफा निवास से बाहर निकला और पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ तो उसे अपने आसपास के स्पष्ट दृश्य का स्वागत किया गया। मीलों तक फैले दृश्य के अलावा गुफा निवास द्वीप की रक्षात्मक सरणी संरचना का केंद्र भी था। चारों ओर देखने के बाद वांग बाओले ने अपने रहने के मुख्य क्षेत्र के रूप में एक कमरे को चुना। उसने उसे साफ किया, फिर क्रॉस लेग करके बैठ गया। वह अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में सोचने लगा। मुझे जल्दी से कुछ युद्ध क्रेडिट अर्जित करने हैं। साथ ही मुझे विशाल विस्तार दाओ पैलेस के साथ साथ प्राचीन हरे कांस्य तलवार के बारे में बेहतर समझ हासिल करनी है। कुछ सोचने के बाद वांग बाओले मिशन स्टोन स्लैब वाले कमरे में चला गया। उसने अपना दाहिना हाथ पत्थर पर दबाया और मिशनों की एक लंबी सूची उसके दिमाग में तुरंत दिखाई दी। वांग बाओले ने एकल अंकीय युद्ध क्रेडिट देने वाले मिशनों को नज़रअंदाज कर दिया। उसने उन मिशनों पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई जो 50 अंकों की सीमा में युद्ध क्रेडिट प्रदान करते थे। अधिक युद्ध क्रेडिट देने वाले या तो बहुत चुनौतीपूर्ण थे या समय लेने वाले थे, इसलिए वांग बाओले ने उन पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया। चयन के एक दौर के बाद वांग बाओले की आंखें चमक उठी क्योंकि उन्होंने एक विशेष मिशन पर ध्यान केंद्रित किया। इन्फर्नो चूहों का विनाश और ताज़ा जानवर कोर का संग्रह। एक जानवर कोर 30 युद्ध क्रेडिट के बराबर था। मिशन ने इन्फर्नो चूहे के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी भी प्रदान की। यह एक जानवर था जो आग के समुद्र में रहता था और इसकी उपस्थिति एक चूहे जैसी थी। यह एक शक्तिशाली लड़ाकू नहीं था क्योंकि अधिकांश इन्फर्नो चूहे फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में थे। केवल इन्फर्नो चूहा राजा कोर गठन क्षेत्र में था। यदि एकमात्र कठिनाई इन्फर्नो चूहे से ही आती तो फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधक इस मिशन को पूरा करने में सक्षम हो सकते थे। हालांकि केवल कोर गठन क्षेत्र के साधक ही इस मिशन को पूरा कर सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन्फर्नो चूहे शायद ही कभी आग के समुद्र से बाहर निकलते थे। वे केवल समुद्र में ही पाए जा सकते थे। फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र आग के समुद्र में प्रवेश करने में असमर्थ थे। वे केवल 1 दर्जन सांसों तक ही जीवित रह पाते थे, उसके बाद वे जलकर मर जाते थे। केवल कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधक ही सुरक्षात्मक मंत्रों की सहायता से अग्निसागर में लंबे समय तक रह सकते थे। इसलिए अग्निसागर से जुड़ा कोई भी मिशन केवल कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधक द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। वांग बाओले ने मिशन के विवरण का अध्ययन करते हुए कुछ देर सोचा। उसने विशाल विस्तार दाव महल में अपने एकमात्र मित्र मोटे साधक को इन्फर्नो रैट के बारे में अधिक जानकारी मांगने के लिए एक वॉयस ट्रांसमिशन भेजा। मोटे साधक ने बिना किसी हिचकिचाहट के वांग बाओले को जो भी जानकारी थी भेज दी। वांग बाओले ने उसका धन्यवाद किया और फिर मिशन की सामग्री का अध्ययन किया। उसकी आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। इन्फर्नो रैट भले ही एक मजबूत लड़ाकू न हो, लेकिन आग के सागर में ये बहुत तेज है। इसके अलावा जब कोई साधक आग के सागर में प्रवेश करता है तो वह अपने बचाव के बावजूद आग के सागर के संक्षारक जहर से पीड़ित होता रहेगा। आग के सागर में आत्मा क्यूई अस्थिर है और इसे अवशोषित नहीं किया जा सकता है। इसलिए किसी को अपने मंत्रों का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। ध्यान दें कि आग के सागर में होने पर व्यक्ति की गति भी प्रभावित होगी। वांग बाओले ने जानकारी पढ़ी और एक चिंतनशील मौन में गिर गया। फिर उसकी आंखों में निर्णायकता चमक उठी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत इन्फर्नो रैट मिशन को स्वीकार कर लिया। फिर वांग बाओले ने आसमान की ओर देखा। शाम होने वाली थी। मोटे साधक ने उसे जो दिया था उसके आधार पर आग का सागर रात में सबसे कम संक्षारक और विषाक्त था। भले ही फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधक अभी भी प्रवेश करने में असमर्थ होंगे, एक कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधक लंबे समय तक समुद्र में रहने में सक्षम होंगे। उसने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया। वह अपने गुफा निवास से बाहर चला गया, फिर एक इंद्रधनुष में बदल गया और भाग गया। लियांग लॉन्ग, जो अभी भी अपनी विशाल घंटी में फंसा हुआ था, बहुत पहले ही भूला जा चुका था।
वान बाओले ने ग्रीन फायर आइलैंड को छोड़ दिया और आग के समुद्र के ऊपर दौड़ लगा दी। उसने समुद्र में होने वाली हरकतों पर नजर रखी, उम्मीद थी कि शायद इन्फर्नो रेड सतह पर आ गए हों। वह आसमान की ओर भी देखता रहा। 1 घंटे बाद आसमान में अंधेरा छा गया। वान बाओले ने कुछ देर सोचा, फिर वहीं रुक गया। वह धीरे धीरे नीचे उतरा जब तक कि वह आग के समुद्र के ऊपर नहीं आ गया। वह इतना बेताब नहीं था कि सीधे समुद्र में कूद जाए। इसके बजाय वह समुद्र के ऊपर तैरता रहा, ये सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण और जांच करता रहा कि उसे कोई गंभीर चोट तो नहीं लगेगी। फिर धीरे धीरे समुद्र में डूब गया। जैसे जैसे वह धीरे धीरे नीचे की ओर डूबता गया, उसके चारों ओर की दुनिया एक गहरे मैरून रंग में बदल गई। आग की लपटों की आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी, जैसे चारों तरफ से एक चिलचिलाती गर्मी अंदर की ओर बढ़ रही हो और उसे घेर रही हो। सौभाग्य से वान बाओले केवल कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधक नहीं थे, उनका भौतिक रूप भी कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में था। उनकी सुरक्षा और बचाव का स्तर अन्य प्रारंभिक चरण के कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधकों से कहीं बेहतर था। लावा में डूबने के बाद उन्हें केवल हल्की असुविधा महसूस हुई और जल्द ही वे ठीक हो गए। उनके चारों ओर हर जगह लावा था। भले ही इससे दृष्टि बाधित होती हो, बिना दृष्टि के भी एक कोर फॉर्मेशन क्षेत्र का साधक अपनी अन्य इंद्रियों पर भरोसा करके अपने आसपास हो रही हर चीज़ को स्पष्ट रूप से समझ सकता था। उनकी इंद्रियां शायद इतनी दूर तक न फैल पाएं। जब वान बाओले ने अपना हॉट कोर बनाया था तो उन्होंने आध्यात्मिक भावना का एक ऐसा टुकड़ा बनाया था जिसने ली जिंगवन को भी चौंका दिया था। पहले तो उन्हें इस बारे में इतना पता नहीं था। हालांकि अब जब वे लावा में थे तो उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि कुछ अलग था। उसे यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि लावा की बाधा को देखने के लिए उसे अपनी आंखों की जरूरत नहीं थी। उसके दिमाग में उसके आसपास की छवियां स्वाभाविक रूप से उभर कर आती थीं और वह 10 गज की दूरी तक देख सकता था। अगर अन्य कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधकों को पता चलता तो वे निश्चित रूप से चौंक जाते। उनकी इंद्रियां लावा में केवल 1 से 2 गज की दूरी तक ही फैल सकती थीं। यही एक कारण था कि इन्फर्नो रेड का बीस्ट कोर इतना मूल्यवान था। चलो मच्छरों का परीक्षण करते हैं। अपने दिमाग में अपने आसपास को स्पष्ट रूप से देखने के बाद वान बाओले ने तुरंत अपने मच्छरों को बुलाया। उसके शरीर के अंदर से 10 मच्छर तुरंत उड़ गए। दुर्भाग्य से कुछ मच्छर लावा का सामना करने में असमर्थ थे और विघटित होकर पिघल जाने के लिए तैयार लग रहे थे। केवल ग्रे मच्छर अप्रभावित दिखाई दिया। कई प्रयासों के बाद वान बाओले को एहसास हुआ कि साधारण मच्छर मरने से पहले केवल 40 सांसों तक ही जीवित रह सकते हैं। सौभाग्य से मैं उन साधारण मच्छरों को बुलाता रह सकता हूँ। वान बाओले की आंखें चमक उठीं। उसने मच्छरों को फैला दिया और उसकी दृष्टि की रेखा तेजी से 100 गज तक फैल गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और नरक चूहों की तलाश में आग के समुद्र में और भी गहराई तक चला गया। वह पिछले बैच की जगह हर 30 सांस के बाद मच्छरों के एक नए बैच को बुलाता था। इससे उसे अपनी 100 गज की दृष्टि बनाए रखने में मदद मिली। दृष्टि का ऐसा क्षेत्र जो उसके साथियों से लगभग 100 गुना अधिक था, ने वान बाओले को चौंका देने वाली गति से नरक चूहों की खोज करने की अनुमति दी। एकमात्र दोष ये था कि इसमें बहुत अधिक स्पिरिट क्यूई लगी। उसने जो स्पिरिट क्यूई खर्च की थी उसका आकलन करने और आग के समुद्र में रहने की अधिकतम अवधि की गणना करने के बाद वान बाओले ने अपने कुछ मच्छरों को वापस बुलाया। ग्रे मच्छर का समर्थन करने के लिए 3 मच्छरों के साथ 4 ने मुश्किल से क्षेत्र को कवर किया क्योंकि वह अपनी खोज जारी रखता था। 2 घंटे बीत गए और वान बाओले के पास अपनी सीमा तक पहुंचने से पहले 1 घंटे से भी कम समय था। तभी उसकी चेतना जागी। उसने ग्रे मच्छर की दृष्टि में एक गहरे लाल रंग का रूप देखा। ये बहुत तेज था और धुंधलेपन में आगे निकल गया। हालांकि वान बाओले ने अभी भी इसके चूहे जैसे रूप की एक झलक देखी। ये इन्फर्नो चूहा था। इसे पा लिया। वान बाओले की आंखों में खुशी की चमक थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सभी मच्छरों को छोड़ दिया। वे तुरंत फैल गए, जिससे उसकी दृष्टि का क्षेत्र चौड़ा हो गया। उसने तुरंत देखा, थोड़ी दूरी पर एक इन्फर्नो चूहा तेजी से दूरी की ओर भाग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे खतरा महसूस हो गया था। अचानक तेजी से आगे बढ़ते हुए इन्फर्नो चूहा भागने का प्रयास कर रहा था। भागने की कोशिश कर रहा था। वान बाओले की आंखें चमक उठीं क्योंकि वह तेजी से आगे बढ़ा। उसने राक्षस को रोकने के लिए अपने मच्छरों को घुमाया। इन्फर्नो चूहा संघर्ष करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वान बाओले के पास देखने का पर्याप्त क्षेत्र था और उसके कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के भौतिक शरीर द्वारा गति बढ़ाई गई थी। मच्छरों ने जब इन्फर्नो रेड को रोका तो वह दहाड़ने लगा और वान बाओले के पास आने से पहले ही ग्रे मच्छर ने आगे बढ़कर उसकी खोपड़ी में छेद कर दिया। इन्फर्नो रेड तुरंत सिकुड़ गया। वान बाओले आखिरकार पास आ गया और उसके दाहिने हाथ ने उसे पकड़ने की हरकत की। क्रिस्टल जैसा दिखने वाला एक गहरा लाल जानवर का कोर इन्फर्नो रेड के शरीर से उड़कर वान बाओले के हाथ में आ गिरा। समझ गया। वान बाओले बहुत खुश हुआ। वह जानवर के कोर का निरीक्षण करने ही वाला था कि अचानक उसी पल लिटिल मिस्सी की घबराई हुई आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी। बाओले, और नीचे जाओ।
मैं नीचे एक मुखौटे के टुकड़े की आभा महसूस कर सकता हूँ। मुखौटा का टुकड़ा। वान बाओले की आंखें चमक उठीं। अब तक जब वह पृथ्वी पर था तो वह केवल एक टुकड़ा ही अपने हाथों में ले पाया था। इसे मुखौटे के साथ मिलाने के बाद लिटिल मिस्सी और भी ज्यादा जीवंत हो गई थी। ये स्पष्ट था कि मार्टियन अनुसंधान सुविधा में एक और टुकड़ा भी था। हालांकि वह अपनी वर्तमान रैंक और स्थिति के साथ इसे प्राप्त करने में असमर्थ था। हालांकि वान बाओले को उस टुकड़े की चिंता नहीं थी। वह जानता था कि एक बार जब वह एक निश्चित रैंक और साधना स्तर पर पहुंच जाएगा तो उसके लिए उसे प्राप्त करना आसान हो जाएगा। लिटिल मिस्सी जिस टुकड़े के बारे में बात कर रही थी वह तीसरा टुकड़ा होना चाहिए जो उसे कभी मिला हो। वान बाओले ने लिटिल मिस्सी की आवाज़ में तत्परता को महसूस किया। जब उसने अपने बचे हुए समय की गणना की तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे आग के सागर में गोता लगा लिया। जैसे जैसे वह गहराई में डूबता गया उसने अपने चारों ओर बढ़ती गर्मी को महसूस किया और सभी दिशाओं से अंदर की ओर एक तीव्र दबाव बढ़ गया। यह एक तीव्र हिंसक दबाव था जिसने वान बाओले के पूरे शरीर को हिलाकर रख दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी मांसपेशियां ऐंठ रही थीं। उसने अपने दांत पीस लिए और भी नीचे डूबता चला गया। वान बाओले बढ़ती गर्मी और दबाव के बीच समुद्र तल के पास पहुंचा। ग्रे मच्छर की दृष्टि से उसने अपने नीचे खंडहरों का एक बड़ा क्षेत्र देखा। इससे पहले कि वह करीब से देख पाता ग्रे मच्छर कांपने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह दबाव को झेलने में असमर्थ है। वान बाओले ने जल्दी से उसे वापस बुलाया। उसकी दृष्टि एक बार फिर लावा से अस्पष्ट हो गई। फिर भी उसने 10 गज और नीचे उतरना जारी रखा। ये 10 गज वान बाओले की सीमा थी। वह अपने चारों ओर एक तीव्र दबाव और एक चौंकाने वाली गर्मी महसूस कर सकता था। ये भयानक था। उसके पास हॉट कोर होने के बावजूद उसे लग रहा था कि अगर वह और 10 गज नीचे चला गया तो उसका शरीर इसे और नहीं झेल पाएगा। उसका शरीर और आत्मा इस आग के समुद्र में नष्ट हो जाएंगे। छोटी मिस्सी, ऐसा नहीं है कि मैं मदद नहीं करना चाहता। बस इतना है कि मैं और आगे नहीं जा सकता, वान बाओले ने मन ही मन बहुत ही निराशा के साथ कहा। उसने एक कदम उठाया और सतह की ओर बढ़ गया। इस बार वह बहुत गहराई में डूब गया था। उसके अंदर स्पिरिट क्यूई का कुआं लगभग सूख चुका था। सौभाग्य से वान बाओले का शारीरिक रूप बहुत मजबूत और सशक्त था। अपनी स्पिरिट क्यूई के पूरी तरह से समाप्त होने से पहले वह आखिरकार समुद्र से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। समुद्र से बाहर निकलने के बाद वह फिर से हवा में दिखाई दिया। उसकी सांसें तेज और असमान थीं। उसके अंदर की साधना मंथन करने लगी और उसका भक्षण करने वाला बीज सक्रिय हो गया और साथ ही वह अपने आसपास की स्पिरिट क्यूई को भूख से अवशोषित करने लगा। आधे पल बाद उसके पीले चेहरे पर आखिरकार कुछ रंगत लौट आए। उसके शरीर के अंदर की साधना भी धीरे धीरे स्थिर हो गई। उसने अपना सिर नीचे किया और आग के समुद्र को घूरने लगा। वान बाओले को भी पछतावा हुआ। वह जाने ही वाला था कि लिटिल मिस्सी की आवाज़ फिर से उसके सिर के अंदर गूंजी। बाओले, मैं तुम्हें एक धार्मिक कलाकृति बनाने की विधि दूंगा। तुम इससे एक विशेष प्रकार की अग्निरोधी नाव को परिष्कृत कर सकते हो। ये 6ठी कक्षा की धार्मिक कलाकृति है, इसलिए तुम्हें धार्मिक आयुधों में अपनी वर्तमान दक्षता के साथ इसे परिष्कृत करने में सक्षम होना चाहिए। इस नाव के साथ तुम अग्निसागर में हमारी इच्छित गहराई तक उतर पाओगे। ये कहने के बाद वान बाओले के दिमाग में इस धार्मिक कलाकृति को परिष्कृत करने की विधि और निर्देश प्रकट हुए। वान बाओले ने पलक झपकाए। ये दूसरी बार था जब लिटिल मिस्सी ने उसे धार्मिक कलाकृति को परिष्कृत करने की विधि दी थी। पहली बार म्यान के लिए था। इतनी जल्दी क्यों है? वान बाओले ने लिटिल मिस्सी की आवाज़ में गंभीरता सुनी और टुकड़ा प्राप्त करने की उसकी तत्परता को महसूस किया। कुछ सोचने के बाद उसने धार्मिक कलाकृति को परिष्कृत करने में कठिनाई का आकलन किया, फिर सिर हिलाया। ठीक है, चूंकि लिटिल मिस्सी ने पूछा है इसलिए मैं, वान बाओले, भौहें भी नहीं सिकुड़ूंगा। भले ही मुझे चाकुओं के पहाड़ या आग के सागर पार करने पड़ें, भले ही बचने की कोई संभावना न हो, मैं। वान बाओले ने अपनी बात जारी रखी। उसने अपनी छाती पीट ली और उसके चेहरे पर एक गंभीर, दृढ़ अभिव्यक्ति थी, मानो वह मौत का सामना करने वाला था। मानो लिटिल मिस्सी को यह स्वीकार करना होगा कि वह उसके लिए क्या करने जा रहा है। हालांकि इससे पहले कि वह अपना भाषण समाप्त कर पाता, लिटिल मिस्सी ने अपनी आवाज़ में झुंझलाहट के साथ फिर से कहा, ठीक है, अपना अभिनय बंद करो। तुम बस अतिशयोक्ति कर रहे हो और मेरा पक्ष लेने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। बस मैं जो भी करने के लिए कहूँ उसे सुनो। पृथ्वी को छोड़कर जब तक मैं प्राचीन हरे कांस्य तलवार पर इस विशाल विस्तार वाले दाव महल में तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, तुम बिना किसी डर के जो कुछ भी करना चाहो कर सकते हो। वान बाओले की आंखें चमक उठीं। वह इसी का इंतजार कर रहा था। उसने जल्दी से प्रशंसा का एक और दौर शुरू किया। आखिरकार वह अब एक विदेशी माहौल में था और वह बेहद असुरक्षित महसूस कर रहा था। लिटिल मिस्सी की पृष्ठभूमि के बारे में उसके अपने अनुमान थे, इसलिए उसने तुरंत उसके साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के अवसर का लाभ उठाया।
ऐसा लग रहा था कि लिटिल मिस्सी को भी यह उपचार पसंद आया, इसलिए वांग बाओले ने वापस आते समय भी उसकी चापलूसी जारी रखी। वह ग्रीन फायर आइलैंड वापस नहीं गया, बल्कि मुख्य विशाल विस्तार दाव पैलेस द्वीप की ओर बढ़ गया, जहां उसने इन्फर्नो रेड मिशन पूरा किया और कुछ सामग्रियों के लिए अर्जित युद्ध क्रेडिट का आदान प्रदान किया। हालांकि उसे जो युद्ध क्रेडिट मिले थे वे बहुत कम थे, इसलिए उसे उन सभी सामग्रियों के लिए बदलना असंभव था जिनकी उसे अपने धार्मिक आर्टिफैक्ट को परिष्कृत करने के लिए आवश्यकता थी। कुछ सोचने के बाद वांग बाओले के पास मोटे साधक को खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने एक धार्मिक आयुध गिरवी रखा और कुछ युद्ध क्रेडिट उधार लेने में कामयाब रहा। इस तरह उसे आखिरकार वह सारी सामग्री मिल गई जिसकी उसे आवश्यकता थी। जब वह ग्रीन फायर आइलैंड वापस लौटा तब शाम हो चुकी थी। वांग बाओले जल्दी से अपने गुफा निवास में घुस गया और तुरंत अपना एकांतवास शुरू कर दिया ताकि वह धार्मिक आर्टिफैक्ट को परिष्कृत कर सके। वह इस धार्मिक आर्टिफैक्ट से अपरिचित था और यह उसका पहली बार परिष्कृत करने का अनुभव था। हालांकि वह धार्मिक कलाकृतियों को परिष्कृत करने में बेहद कुशल था। वह धार्मिक हथियारों को परिष्कृत करने में भी कामयाब रहा था। यही कारण है कि उसने संक्षिप्त अध्ययन के तुरंत बाद शुरू कर दिया। उसे पूरा दिन लग गया। अगले दिन दोपहर में उसने अपने सामने एक नीले रंग की नाव को देखा जो 3 मीटर लंबी थी। उसका चेहरा संतुष्टि से भरा हुआ था। नाव धार्मिक कलाकृति थी जिसे लिटिल मिस्सी ने उसे बनाने की विधि बताई थी। इसका नाम अज्ञात था, फिर भी यह आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से एक सील की ऊर्जा से भरा हुआ था। यह बाहरी ऊर्जा प्रवाह को रोकने और अपने भीतर एक सीलबंद स्थान बनाने में सक्षम लग रहा था। इसके अलावा ये तीव्र दबाव को झेलने में सक्षम लग रहा था। वांग बाओले को इसके गुणों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के बारे में स्पष्ट रूप से पता था। म्यान की तरह इस स्पिरिट बोर्ड के शोधन के लिए आर्मामेंट सैन की आवश्यकता थी। इसका मतलब था कि वांग बाओले पूरी शोधन प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते थे। हालांकि अपने अनुभव के आधार पर वह महसूस कर सकता था कि एक अन्य शोधन प्रणाली शोधन विधियों को नियंत्रित करती है जिसके लिए आर्मामेंट सैन की आवश्यकता होती है। संघ के धार्मिक आयुध स्पष्ट रूप से इस शोधन प्रणाली के विकास से बने थे। अब आइए परीक्षण करें कि क्या ये नाव वास्तव में उतनी प्रभावशाली है जितनी लिटिल मिस्सी ने बताई थी। यदि यह वास्तव में इतनी बढ़िया है तो हम इसे कोई नाम दे सकते हैं। वांग बाओले ने अपने सामने नाव को छुआ। वह प्रसन्न लग रहा था, लेकिन मन ही मन अपने नुकसान के लिए दुखी था। उसने इस चीज़ को परिष्कृत करने में लगभग 700 युद्ध क्रेडिट खर्च किए। उसने केवल 30 क्रेडिट अर्जित किए थे, जबकि बाकी क्रेडिट उसने अपने सामान को गिरवी रखकर प्राप्त किए थे। मैं लिटिल मिस्सी की खातिर अपना सामान गिरवी रख रहा हूँ, वांग बाओले ने बाहर आसमान की ओर देखते हुए घोषणा की। ऐसा लग रहा था कि जल्द ही शाम होने वाली थी, जो उनके लिए आग के सागर के लिए रवाना होने का एकदम सही समय था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के स्पिरिट बोट ली और उड़ गया। वह वहां पहुंचा जहां वह पहली बार आग के सागर में आया था, स्पिरिट बोट में प्रवेश किया, फिर उसे सीधे समुद्र में ले गया। आग के सागर में प्रवेश करने पर वांग बाओले को एक बड़ा अंतर महसूस हुआ। स्पिरिट बोट ने एक हल्की चमक दी जिसने आग के सागर में लावा को दूर कर दिया, जिससे कई गज के दायरे में पिघला हुआ लावा उससे दूर चला गया। ये दृश्य वांग बाओले को तुरंत प्रसन्न कर गया। ये वास्तव में प्रभावी है। वह उत्साहित हो गया और तुरंत नाव को नीचे की ओर भेज दिया। समय बीतने के साथ वांग बाओले की नाव तेजी से आगे बढ़ती गई। अंत में वह उस गहराई पर पहुंच गया जिसे उसने शुरू में असहनीय पाया था। अब नाव के साथ उसे काफी बेहतर महसूस हुआ। ये वहीं नीचे है। जैसे ही वांग बाओले अपनी उतराई जारी रखने वाला था, लिटिल मिस्सी की आवाज़, जो तत्परता से भरी हुई थी, उसके सिर में गूंज उठी। वांग बाओले ने सिर हिलाया और धीरे धीरे नीचे की ओर डूब गया। उसने आग के सागर में अपने नीचे एक बड़ी छाया देखी। यह एक बड़े पैमाने पर खंडहर था। उसने ढहे हुए मंडप और टूटे और बिखरे हुए पत्थर के अनगिनत टुकड़े देखे। उनमें से कुछ लाशें भी थीं जो पूरी तरह जलकर राख हो जाने के बाद भी बची हुई थीं। वांग बाओले सदमे से लड़खड़ा गया। वह बता सकता था कि क्षतिग्रस्त मंडपों को उसी स्थापत्य शैली में बनाया गया था जैसा कि मुख्य विशाल विस्तार दाव महल द्वीप पर है। मानसिक छलांग लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। ये स्थान प्राचीन हरे कांस्य तलवार द्वारा सूर्य को छेदने और अग्निसागर द्वारा इस स्थान को बाढ़ में डालने से पहले स्पष्ट रूप से विशाल विस्तार दाव महल का हिस्सा था। ये वैसा ही था जैसा उसने अनुमान लगाया था। भूमि अग्निसागर द्वारा बाढ़ में डूब गई थी। समुद्र के ऊपर अब जो द्वीप मौजूद थे वे पर्वत शिखर थे। वांग बाओले ने आह भरी और अपने सामने के दृश्य को देखा, क्योंकि वह स्पिरिट बोट को और नीचे ले जा रहा था। वह खंडहर में प्रवेश किया और तुरंत महसूस किया कि सभी दिशाओं से आने वाली गर्मी और दबाव गायब हो गया है। ऐसा लग रहा था जैसे खंडहर अपनी वर्तमान स्थिति के बावजूद अभी भी सुरक्षा के कुछ अवशेष रखते हैं जो अग्निसागर को बाहर से सील कर देते हैं। लाशें इसलिए नहीं बची क्योंकि वे मरने से पहले बहुत शक्तिशाली थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आग के सागर को उनमें प्रवेश करने से रोक दिया गया था। इसलिए उन्हें संरक्षित किया गया था।
वान बाओले ने अपनी आत्मा की नाव से बाहर निकलने से पहले पानी का परीक्षण किया। वह चारों ओर मौत के सन्नाटे से घिरा हुआ था। उसने अपने चारों ओर देखा और फिर अपने ऊपर आग के सागर को घूरा। एक पल के बाद वह सावधानी से एक लाश की ओर बढ़ा। बहुत समय पहले मरने के बावजूद लाश को पूरी तरह से संरक्षित किया गया था। शरीर पर कोर फॉर्मेशन दायरे की ऊर्जा का एक टुकड़ा भी था, जो साबित करता है कि यह लाश अपनी मृत्यु से पहले एक कोर फॉर्मेशन दायरे के साधक की थी। एक कोर फॉर्मेशन दायरे का साधक, ये काफी बड़ी बात है। उसके पास शायद कुछ अच्छा छिपा हो। वान बाओले की आंखें प्रत्याशा से चमक उठीं क्योंकि वह नीचे झुका और खोज शुरू कर दी। उसे किसी भी तरह का कोई स्टोरेज बैग या टोकन नहीं मिला। वान बाओले ने भौहें सिकुड़ीं और बुदबुदाया, क्या वे इतने गरीब हैं या कोई पहले यहाँ आ गया? वान बाओले को यह दुखद लगा, हालांकि यह समझ में आता था। आखिरकार विशाल विस्तार दाव महल में बहुत से साधक थे जिनकी साधना का स्तर उससे कहीं ज्यादा था। स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसे भी होंगे जो धार्मिक कलाकृतियों की सहायता के बिना अग्नि सागर में प्रवेश कर सकते थे। वे सभी मूल्यवान वस्तुओं की खोज करके उन्हें वापस ले आते। जैसे ही उसने बड़बड़ाना समाप्त किया, लिटिल मिस्सी की आवाज़ फिर से उसके दिमाग में आई, जो उसे आग्रह कर रही थी, तुम इस बेतरतीब नौकर पर क्या खोजने की कोशिश कर रहे हो? जल्दी करो, आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे आगे 3000 फीट आगे एक हॉल के खंडहर में एक टुकड़ा महसूस कर सकता हूँ। एक बेतरतीब नौकर। वान बाओले स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने सामने पड़ी लाश को देखा। उन्हें लाश से कोर फॉर्मेशन दायरे की आत्मा ऊर्जा के अवशेष महसूस हो रहे थे। वह थोड़ा चकित था। हाँ, विशाल विस्तार दाव महल के लेआउट के आधार पर यह क्षेत्र बाहरी क्षेत्र है जो नौकरों का था। वे ज्यादातर कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में ही थे। भले ही उनमें से कुछ ने कुछ क्षमता दिखाई हो, लेकिन ज्यादातर नीच नौकर थे। छोटी मिस्सी ने वान बाओले से टुकड़े की खोज जारी रखने का आग्रह करने से पहले कुछ संक्षिप्त जानकारी साझा की। वान बाओले ने एक सांस ली। वह थोड़ा संदिग्ध लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि छोटी मिस्सी ने महसूस किया कि वान बाओले क्या सोच रहा था। वह थोड़ी दुखी हुई और सूंघने लगी। क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? मैंने डार्क आर्टिफैक्ट के साथ बस वह छोटी सी गलती की है। मेरे पास एक डार्क आर्टिफैक्ट था जो पहले बिल्कुल वैसा ही दिखता था, इसलिए मुझे लगा कि यह वही है। क्या इसे अपना समझ लेना कोई पाप है? क्या ये पूरी तरह से अक्षम्य है? हन्फ, और अगर मैं कहता हूं कि यह नीच नौकरों का क्षेत्र है तो यह वही है। वास्तव में अग्निसागर पर तथाकथित मुख्य विशाल विस्तार दाव महल द्वीप एक बाहरी संप्रदाय है जो बाहरी क्षेत्रों में कुछ दूर पर्वत श्रृंखला पर बनाया गया था। जब आप यहां पहुंचे तो मैंने पहले ही खोज कर ली थी। हालांकि कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन ये स्थान पहले जैसा ही बना हुआ है। असली विशाल विस्तार दाव महल तलवार के शरीर में स्थित है जो सूर्य के माध्यम से छेदा गया है। यहीं पर असली संप्रदाय है। हालांकि वर्तमान स्थिति के आधार पर यह अत्यधिक संभावना है कि अब वहां खंडहर के अलावा कुछ भी नहीं है। हालांकि जब तक संप्रदाय का मूल जीवित रहेगा तब तक विशाल विस्तार दाव महल नहीं गिरेगा। विशाल विस्तार दाव महल का मूल तलवार की नोक पर पाया जाता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अनंत सितारा और ग्रह क्षेत्रों के शक्तिशाली साधक, साथ ही साथ स्टार डोमेन क्षेत्र के नेता अभी भी उस क्षेत्र में होने चाहिए। वे संभवतः ठीक हो रहे हैं और नींद में हैं। लिटिल मिस्सी की बात सुनकर वान बाओले की आंखें चौड़ी हो गईं। लिटिल मिस्सी ने वान बाओले की भावनाओं को महसूस किया और उसके आश्चर्य को नोट किया। वह प्रसन्न थी। हाल ही में उसकी उपस्थिति दुर्लभ थी क्योंकि वह डार्क आर्टिफैक्ट घटना के बारे में शर्मिंदा महसूस कर रही थी। अब जब एक अवसर खुद ही सामने आया था तो वह स्वाभाविक रूप से इसे अपने हाथों से जाने नहीं देगी। उसने खांसी की, फिर एक ऐसी आवाज में जारी रखा जो अनुभव की बात कर रही थी, सहजता से कह रही थी, हैरान होने की कोई बात नहीं है। उन दिनों यह क्षेत्र वह था जहां आम लोग और हमारे सेवक रहते थे। इसके अलावा मुझे उन लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है जिन्हें मीलीजी या कुछ और कहा जाता था। हालांकि उनकी साधना के स्तर के आधार पर उन्हें संभवतः प्राचीन तलवार के सूर्य में प्रवेश करने से पहले केवल आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के रूप में गिना जाता था। वास्तव में वे संभवतः ऐसे शिष्य हैं जिन्होंने बहुत अधिक क्षमता नहीं दिखाई। हालांकि जब आपदा आए तो तलवार की नोक पर मौजूद बुजुर्ग गहरी नींद में चले गए और विशाल विस्तार दाव महल का मुख्य संप्रदाय नष्ट हो गया। 90% से अधिक संप्रदाय के सदस्य मर गए या गंभीर रूप से घायल हो गए। यही कारण था कि उन तीनों को बुजुर्ग होने की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। उन्हें दाव महल का पुनर्निर्माण करना था। वास्तव में उन्होंने दाव महल में एक महान योगदान दिया। जब बुजुर्ग जागते तो वे संभवतः आत्मा अमर क्षेत्र को तोड़कर ग्रह क्षेत्र में आगे बढ़ते। ये खबर बहुत ज्यादा थी। वान बाओले की आंखें फिर से चौड़ी हो गईं। हो सकता है कि वह मानसिक रूप से ऐसी किसी चीज के लिए तैयार रहा हो, लेकिन मीलीजी और बाकी लोगों की असली पहचान ने उसे फिर भी चौंका दिया था। वे केवल आंतरिक संप्रदाय के शिष्य हैं। वान बाओले ने चौंकते हुए कहा,
उसने पलकें झपकाईं, फिर अचानक पूछा, छोटी मिस्सी, तुम वास्तव में विशाल विस्तार दाव महल में कौन हो? मैं विशाल विस्तार दाव महल के स्टार डोमेन क्षेत्र के नेता को जब वह जागता है और मुझे देखता है तो मुझे बड़ा कहना पड़ता है। तुम मुझे कौन समझते हो? छोटी मिस्सी ने सहजता से कहा। उसके चेहरे पर भाव सौम्य थे। वांग बाओले एक बार फिर उसके शब्दों से चौंक गया। वह दूर तक एकटक देखता रहा। उसे खुद नहीं पता था कि वह क्या देख रहा है। एक लंबे क्षण के बाद उसने अचानक अपनी जांघ पर थपकी दी। छोटी मिस्सी, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। क्या इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ भी एक बड़ा हूँ? मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं वास्तव में कितना महत्वपूर्ण हूँ। यह अफसोस की बात है कि मुझे मिलीजी और उसके साथियों के इरादों पर संदेह है। अन्यथा अगर मैंने उन्हें सच बताया तो वे शायद अपनी जान से ही डर जाएंगे। अपनी उत्तेजना में वांग बाओले ने एक कदम आगे बढ़ाया और उस स्थान की ओर दौड़ पड़ा जहां लिटिल मिस्सी ने उसे इशारा किया था, खोजते हुए। उसे एहसास हुआ कि उसे लिटिल मिस्सी पर ज्यादा ध्यान देना होगा। उसके लिए सबसे अच्छी बात जो वह कर सकता था वह था टुकड़ा ढूंढना और उसे खुश करना। वांग बाओले को नहीं लगा कि उसे इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है कि उसकी बातों में कुछ झूठ हो सकता है या नहीं। उसने जो देखा था उसके आधार पर भले ही लिटिल मिस्सी ने बड़ा चढ़ाकर कहा हो, लेकिन उसने जो कहा था वह सच से बहुत दूर नहीं था। लिटिल मिस्सी वाकई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होगी। वांग बाओले उत्साह से अभिभूत था। उसे लगा कि चूंकि वह पहले से ही इतने लंबे समय से लिटिल मिस्सी के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उसे जारी रखना चाहिए। वास्तव में ये बहुत अच्छा होगा यदि वह राष्ट्रपति बनने तक ऐसा कर सके। वांग बाओले इस विचार से उत्सुकता से भर गया। वह तेजी से आगे बढ़ा और धीरे धीरे उस स्थान के पास पहुंचा जिसकी ओर लिटिल मिस्सी ने उसे इशारा किया था। जैसे ही वह पहुंचा उसके चेहरे पर आश्चर्य छा गया। उसने अपने सामने एक विशालकाय सिर देखा। वह बगल में गिरा हुआ था और बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था। ये बिल्कुल लिटिल मिस्सी जैसा दिख रहा था। वांग बाओले आश्चर्यचकित हो गया और कुछ कदम पीछे हट गया। करीब से देखने पर उसे एहसास हुआ कि यह एक मूर्ति थी और दूर मूर्ति के अन्य टुकड़े थे। ये तो बहुत ज्यादा है। ये देखकर वांग बाओले स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत क्रोधित हो गया। ये कौन है? मेरी प्यारी लिटिल मिस्सी की मूर्ति के साथ ऐसा किसने किया? चिंता मत करो लिटिल मिस्सी, मैं उस व्यक्ति को ढूंढ लूंगा। मैं उसे बताऊंगा कि मेरी प्यारी बहन की मूर्ति के साथ ऐसा करने की उसे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। वांग बाओले ने उग्रता से कहा। वह चला गया और मूर्ति के सिर के सामने खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत दुखी है। लिटिल मिस्सी वांग बाओले के लगातार उसके पक्ष में प्रयास करने से स्पष्ट रूप से प्रसन्न थी। हालांकि वह जानती थी कि वांग बाओले के मुंह से कुछ भी अच्छा नहीं निकल रहा था, फिर भी उसने खासकर संकेत दिया कि वह वांग बाओले की उसके प्रति वफादारी और भक्ति की घोषणा को स्वीकार करती है। वांग बाओले को एहसास हो गया था कि लिटिल मिस्सी का मूड काफी अच्छा था। उसने खोज की और आखिरकार एक टूटे हुए पत्थर के स्लैब के नीचे एक नाखून के आकार का टुकड़ा पाया। उसने इसे मुखौटे के साथ जोड़ दिया, फिर जल्दी से कहा, लिटिल मिस्सी, क्या हमारे घर में अभी भी कोई और कीमती खजाना है? जैसे गोलियां या ऐसा कुछ? क्या तुम्हें याद है कि हमने उन्हें कहाँ रखा था? हम बाहरी लोगों को उन्हें ले जाने नहीं दे सकते। चलो खुद ही उन्हें पकड़ लेते हैं। मैं जितनी तेजी से अपनी साधना को आगे बढ़ाऊंगा उतनी ही जल्दी मैं तुम्हारा बदला ले पाऊंगा, है न? चिंता मत करो, मैं बाहरी क्षेत्रों से परिचित नहीं हो सकता, लेकिन मैं अभी भी तलवार के शरीर में मुख्य विशाल विस्तार दाव महल को अच्छी तरह से जानता हूँ। हम वहां जाने का अवसर ढूंढ लेंगे। मैं तुम्हें संकेत दूंगा ताकि तुम अपनी साधना में आगे बढ़ सको। इसमें कोई समस्या नहीं होगी। लिटिल मिस्सी टुकड़े के विलय से प्रसन्न थी। उसकी आवाज़ थोड़ी दूर और अस्पष्ट लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि विलय ने उसे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित किया है। उसे समायोजित होने के लिए समय चाहिए था। वांग बाओले उत्साहित हो गया जब उसने लिटिल मिस्सी की मदद करने की सहमति सुनी। उसे लगा कि जब तक लिटिल मिस्सी उसकी मदद करेगी और वह प्राचीन हरे कांस्य तलवार पर होगा, तब तक उसके लिए सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। वह दर्जनों साधना तकनीकों को सीख सकता था, बाहर निकल सकता था और संघ का अध्यक्ष बन सकता था। सब कुछ आसान हो जाता। अपने उत्साह के साथ वांग बाओले ने सीटी बजाई और क्षेत्र की खोज जारी रखी। उसे कुछ भी मूल्यवान नहीं मिला। उसने समय की गणना की, फिर स्पिरिट बोट को बाहर निकाला और चला गया। स्पिरिट बोट इंद्रधनुष की तरह उड़ गई। वे खंडहर से बाहर निकले और फिर से आग के सागर में प्रवेश किया, सतह की ओर बढ़ रहे थे। उस पल वांग बाओले और नकाब में लिटिल मिस्सी दोनों ने ध्यान नहीं दिया कि खंडहर की गहराई में एक और आकृति खड़ी थी जिसे उन्होंने पहले खोजा था, लेकिन आगे एक ढह गए मंडप के भीतर। जब वे चले गए तो उसने ठंडी निगाहों से देखा। ये 30 मीटर ऊंचा था और इसके 3 सिर और 6 भुजाएं थीं। बीच वाले सिर के चेहरे पर एक गंभीर भाव था, बाईं ओर वाला रो रहा था और दाईं ओर वाला हंस रहा था। ये बेहद भयानक लग रहा था। 6 भुजाओं में से प्रत्येक मोटी थी और अत्यधिक शक्ति से भरी हुई लग रही थी।
अगर वान बाओले यहाँ होते तो वे तुरंत पहचान लेते कि यह कभी न खत्म होने वाले कबीले का एक साधक है। साधक की आंखें ठंडी क्रूरता से चमक रही थीं। उसने वान बाओले को दूर तक गायब होते देखा, वान बाओले को रोकने की कोशिश नहीं की। उसके होठों का किनारा एक अथाह मुस्कान में थोड़ा ऊपर उठा। वह वास्तव में अभी भी जीवित है। ये दिलचस्प है, एक मुखौटे के भीतर रहना, इस संग साधक को मेजबान के रूप में रखना। ऐसा लगता है कि मुझे अपनी योजनाओं में थोड़ा बदलाव करना होगा। कभी न खत्म होने वाले कबीले का रहस्यमयी व्यक्ति बुदबुदाया और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। एक ही कदम के साथ वह पतली हवा में गायब हो गया। वर्तमान में वान बाओले स्पिरिट बोट चला रहा था और आग के सागर में दौड़ रहा था। वह तुरंत नहीं गया, बल्कि समुद्र के भीतर खोजता रहा और 2 इन्फर्नो चूहों को पकड़ लिया। फिर वह आग के सागर से निकल गया और हवा में ही वापस उड़ गया। इस इन्फर्नो चूहे को पकड़ना बहुत मुश्किल है। ये भूत की तरह है जो आग के सागर में बिना किसी कारण के प्रकट होता और गायब हो जाता है। शायद इसीलिए ये चूहे जैसा दिखता है। ये चूहे की तरह ही तेजी से भागता है। वान बाओले को पछतावा हो रहा था। उसने वापसी की यात्रा के दौरान काफ़ी प्रयास किया था, इससे पहले कि वह उनमें से 2 को पकड़ पाता। अगर आग का सागर न होता तो वान बाओले की साधना से वह जितने चाहे उतने इन्फर्नो चूहे पकड़ सकता था। अब वह केवल आहें भर सकता था। उसने अपने युद्ध क्रेडिट का आदान प्रदान किया और ग्रीन फायर आइलैंड की ओर वापस दौड़ा। अपनी वापसी यात्रा के दौरान उसने बार बार लिटिल मिस्सी को बुलाने की कोशिश की। टुकड़े के साथ विलय के बाद लिटिल मिस्सी की आवाज़ धीमी होती गई, जब तक कि वह पूरी तरह से चुप नहीं हो गई। वान बाओले ने सोचा और महसूस किया कि लिटिल मिस्सी के मरने का नाटक करने की संभावना बहुत कम है। इस बात की बहुत संभावना थी कि वह वास्तव में गहरी नींद में चली गई हो। मैं हमेशा लिटिल मिस्सी पर भरोसा नहीं कर सकता। आखिरकार अब सबसे महत्वपूर्ण बात युद्ध क्रेडिट है। युद्ध क्रेडिट के बारे में सोचते ही वान बाओले का सिर दुखने लगा। उसने सोचा कि इस समय वह किस तरह कर्ज में डूबा हुआ है। उसके सारे विचार इस बात से भरे हुए थे कि कैसे और अधिक युद्ध क्रेडिट हासिल किए जाएं। जैसे ही उसने सोचा, दूर का ग्रीन फायर आइलैंड करीब आ गया। जैसे ही वान बाओले सीधे अपने गुफा निवास की ओर बढ़ने वाला था, पहाड़ के नीचे समुद्र तट पर अचानक एक बहरा विस्फोट हुआ। घृणा और हताशा से भरी चीख गूंज उठी। वान बाओले, मैंने तुम्हारा इतने लंबे समय से इंतजार किया है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही दहाड़ गूंजी, समुद्र तट पर विशाल घंटी, जिसे वान बाओले ने फेंका था, कई टुकड़ों में फट गई। लियांग लॉन्ग एक पल में बाहर निकल गया। तेजी से उसने वान बाओले पर हमला किया। उसने इस बार अच्छी तैयारी की थी। जादू से बनी काली उड़ती तलवारें उसे घेर रही थीं। उसके सिर के ऊपर एक विशाल पहाड़ी पत्थर तैर रहा था, जिसमें चुंबकीय शक्ति थी। जब वह बाहर निकला तो उसने आसपास की जगह को विकृत कर दिया। ये भयानक लग रहा था। लियांग लॉन्ग के दाहिने हाथ में लाल रंग के तरल पदार्थ से बना पानी का एक कुंड था जो ताजे खून की तरह चमकीला था। पानी का कुंड विकृत हो गया क्योंकि कई चेहरे उसकी सतह पर दब गए, भयानक और हताश होकर तरल पदार्थ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। यह एक भयानक दृश्य था। लियांग लॉन्ग एक दिन पहले घंटी को उड़ा सकता था, लेकिन उसने खुद को तब तक रोके रखा जब तक कि वह अपनी रिहाई के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो गया। फिर उसने बाहर क्या हो रहा था इस पर नज़र रखी और वान बाओले के लौटने का इंतजार किया। वह भी आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसे विश्वास था कि भले ही वान बाओले के पास अभी भी उन पागल करने वाली घंटियों में से एक और हो, वह इसके लिए तैयार रहेगा। वह इसे टालने या यहाँ तक कि इसे उड़ाने में सक्षम होगा। उसका अहंकार प्रतिशोध की इच्छा के साथ घुल मिल गया था। वह चिल्लाया और पास आ रहे वान बाओले को घूरने लगा। तभी वान बाओले ने भौहें सिकोड़ी। उसे ऐसे लोग पसंद नहीं थे जो उसके विचारों में बाधा डालते। आखिरकार वह इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहा था कि अब और अधिक युद्ध क्रेडिट कैसे अर्जित किए जाएं। यह एक महत्वपूर्ण मामला था। वह परेशान था और लियांग लॉन्ग पर बहुत अधिक समय बिताने की जहमत नहीं उठा सकता था। उसने अपना स्टोरेज ब्रेसलेट सक्रिय किया। अपने दाहिने हाथ की एक लहर के साथ उसने अपनी मुट्ठी के आकार के साथ से 8 क्रिस्टल फेंके। ये सब चिल्लाने का क्या मतलब है? तुम्हें लगता है कि तुम ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जिसकी आवाज़ ऊंची है? जाओ और अपने आप से खेलो, वान बाओले ने क्रिस्टल फेंकते हुए कहा। अचानक तेजी से क्रिस्टल लियांग लॉन्ग की ओर दौड़ पड़े। वान बाओले, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि एक साधक कैसा होना चाहिए। तुम नीच कचरे को अपनी जगह पता होगी। लियांग लॉन्ग अहंकार से हंसा। उसके हाथ एक साथ मिलकर हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बनाते हैं। उसके सिर के ऊपर का पहाड़ी पत्थर हिंसक रूप से हिलता है और आत्मा की ऊर्जा की लहरें क्रिस्टल की ओर बढ़ती हैं। टूट जाओ, लियांग लॉन्ग दहाड़ते हुए वान बाओले की ओर बढ़ा। उसने ये भी सोचा था कि वान बाओले के पास पहुंचने के बाद वह कैसे हमला करने जा रहा था। ये तब था, उस क्षण जब चुंबकीय पहाड़ी पत्थर द्वारा छोड़े गए बल वान बाओले के क्रिस्टल से टकराए तो क्रिस्टल हिंसक रूप से हिल गए और फट गए। वे धूल में नहीं बदल गए,
इसके बजाय विस्फोट होने पर किसी तरह का परिवर्तन हुआ। उन्होंने बड़े चिपकने वाले जाल बनाए जो लियांग लॉन को ढक गए। जाल बेहद विचित्र थे। उन्होंने पहाड़ी पत्थर की चुंबकीय शक्तियों की अनदेखी की और तुरंत पास आ गए। लियांग लॉन स्तब्ध उनसे बचने की कोशिश कर रहा था। वह उनमें से कुछ को चकमा देने में सक्षम हो सकता था, लेकिन वह उन सभी से बच नहीं सकता था। महत्वपूर्ण क्षण में लियांग लॉन दहाड़ता है। उसने अपने हाथ में रक्त के रंग की बूंद की शक्ति का प्रयोग किया तथा बड़े जालों को रोकने के प्रयास में अपने चारों ओर जादुई तलवारों को उड़ाया। उसके धार्मिक खजाने जालों से टकरा गए। उनके टकराने से कोई जोरदार विस्फोट नहीं हुआ। जैसे ही वे संपर्क में आए, उसके मंत्र और धार्मिक खजाने ने अपनी शक्ति खो दी, जालों में फंस गए। वे एक जोरदार धमाके के साथ गिरे और जमीन पर चिपक गए। यहाँ तक कि उसके सिर के ऊपर का पहाड़ का पत्थर भी 2 जालों में फंस गया, जो जमीन पर चिपक गया। ये दृश्य देखकर लियांग लॉन अवाक रह गया। ये क्या चीजें हैं? वह स्तब्ध होकर देखता रहा और उसकी सांसें तेज हो गईं। फिर उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसने देखा कि वांग बाओले बिना रुके आगे बढ़ गया और उसने उन क्रिस्टलों में से कुछ और उस पर फेंके। पलक झपकते ही क्रिस्टल उसकी ओर दौड़ पड़े। घबराए हुए लियांग लॉन्ग ने उनसे बचने की कोशिश की, हालांकि वह उन सभी से बच नहीं सका। अंत में क्रिस्टल फट गए, जिससे बड़े बड़े जाल बन गए। वह 4 जालों में फंस गया। एक धमाके के साथ वह जमीन पर मजबूती से चिपक गया। लियांग लॉन का चेहरा लाल हो गया और वह चीखने लगा और संघर्ष करने लगा। वेब की चिपचिपाहट वाकई असाधारण थी। ये बेहद लचीला भी था। वह चाहे जितना भी संघर्ष करे, खुद को मुक्त नहीं कर सकता था। अपने पैरों पर खड़े होने के अलावा वह बस वेब के कई पतले धागे बना पाया। उसका दुष्स्वप्न यहीं खत्म नहीं हुआ, यह अभी शुरू ही हुआ था। जैसे ही लियांग लॉन्ग अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था, वांग बाओले ने कई हैंड सील के साथ उसके चारों ओर जालों को बुलाया। वे तुरंत उड़कर आए और विशाल पैनकेक की तरह लियांग लॉन्ग पर चिपक गए। वांग बाओ लियांग लॉन्ग की आंखें इतनी लाल थीं कि ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल उनमें से खून टपक सकता है। उसने एक ऐसी दहाड़ लगाई जो आक्रोश से भरी थी, जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। उसे खुद दहाड़ खत्म करने का मौका नहीं दिया गया। बेहद चिपचिपे वेब की परतें उसके ऊपर चिपक गईं, जिससे वह पूरी तरह से चुप हो गया। दूर से लियांग लॉन्ग को पहचानना मुश्किल था। कोई केवल एक प्राणी को देख सकता था जो कई परतों के जाल से ढका हुआ था, जैसे कि एक सील में लिपटा हुआ, जमीन से चिपका हुआ और पागलों की तरह छटपटा रहा था। वांग बाओले उस समय गुफा में वापस आ गया था। उसने लियांग लॉन्ग को एक नज़र भी नहीं बख्शी। व्यक्तिगत रूप से उसे लगा कि लियांग लॉन्ग को सबक सिखाना बहुत आसान काम था, शायद ही किसी ध्यान देने लायक हो। ग्रीन फायर आइलैंड पर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र के साधक, विशेष रूप से जो बियाओ और अन्य, इसे अलग तरह से देखते थे। वे अपने सामने के दृश्य को देखकर चौंक गए और घबरा गए। उन्हें लियांग लॉन्ग पर दया आ गई, हालांकि वांग बाओले के प्रति उनका विस्मय और सम्मान बहुत बढ़ गया। यह आदमी बहुत शक्तिशाली है। उसने बस बेतरतीब ढंग से कुछ फेंका और लियांग लॉन्ग पागल हो गया, लेकिन उसे रोकने में पूरी तरह से शक्तिहीन था। ये सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। क्या आप लोगों को एहसास हुआ? ये वांग बाओले, जब वह हमला करता है तो वह हमेशा अपने विरोधियों को, मैं इसे कैसे कहूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह पहले की घंटी है या उसने अभी जो कुछ भी फेंका है, वह हमेशा आपको इतना निराश कर देता है कि आप बस मर जाना चाहते हैं। चलो उसे नाराज न करें। ऐसा लगता है कि वह बुरे विचारों से भरा हुआ है और वह स्पष्ट रूप से एक शिकायत रखता है। जबकि जो बियाओ और अन्य लोग वांग बाओले के अविश्वसनीय, दुष्ट और बुरे चरित्र के बारे में सोचकर डर से कांप रहे थे, वांग बाओले अपने गुफा निवास में लौटने के बाद बड़ी मात्रा में युद्ध क्रेडिट अर्जित करने के तरीके पर अपना दिमाग लगाना जारी रखा। उसने मिशन स्टोन स्लैब पर नजर डाली। सबसे अधिक युद्ध क्रेडिट जारी करने वाले मिशन वे थे जो पहचान टोकन की मांग करते थे। पहचान टोकन प्राप्त करने के लिए किसी को तलवार के शरीर में प्रवेश करना पड़ता था। वांग बाओले ने जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उसने खुद को भौहें सिकोड़ते और आहें भरते हुए पाया। उसने जो जानकारी हासिल की थी, उसके आधार पर तलवार का शरीर, जो सूरज की गहराई में दफन था, बहुत खतरनाक जगह थी। यहाँ तक कि अगर कोई कोर फॉर्मेशन दायरे में भी हो, तो अगर वह तलवार के शरीर में घुसता है तो उसे मौत का काफ़ी जोखिम उठाना पड़ता है। आमतौर पर विशाल विस्तार दाव पैलेस के लोग तलवार के शरीर में घुसने के लिए दल बनाते हैं। शायद ही कोई अकेले जाता हो। छोटी मिस्सी अभी भी नहीं जागी थी, इसलिए वांग बाओले को अपनी संभावनाओं पर भरोसा नहीं था। उसने फैसला किया कि वह तलवार के शरीर पर पहचान चिन्हों की अपनी खोज को स्थगित कर देगा। वह ऐसा तब तक नहीं करेगा जब तक उसके पास कोई और विकल्प न हो। लेकिन मैं अब जो कर रहा हूं, उसे जारी नहीं रख सकता। वांग बाओले ने अपना माथा रगड़ा। उसकी आंखों में एक भयंकर चमक दिखाई दी, क्योंकि वह सोच रहा था कि क्या उसे दूसरों को लूटने के बारे में सोचना चाहिए। आखिरकार अब उसके दरवाजे पर एक संभावित शिकार मौजूद है।
लेकिन एक बार जब उसने ऐसा कुछ किया तो उसे या तो दूसरे को चुप कराना पड़ा या ये सुनिश्चित करना पड़ा कि उसके पास दूसरे के पास ब्लैकमेल करने की सामग्री है। उसे लगातार इस बात से सावधान रहना पड़ा कि कोई उसे संप्रदाय को रिपोर्ट न कर दे। क्या सिर दर्द है? वान बाओले ने अपना सिर हिलाया और क्षेत्रीय स्पिरिट इंटरनेट जेड स्लिप निकाली। उसका इरादा ये पता लगाना था कि बाकी लोगों को कितने युद्ध क्रेडिट मिले हैं और क्या उन युद्ध क्रेडिट को प्राप्त करने का कोई बेहतर तरीका है। जैसे ही उसने इसे चालू किया उसे ली का संदेश दिखाई दिया। मेरे साथी दाववादियों, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। मैंने पहले ही 600 युद्ध क्रेडिट अर्जित कर लिए हैं। क्षेत्रीय स्पिरिट इंटरनेट को इस तरह से स्थापित किया गया था कि कई लोग एक साथ वॉयस ट्रांसमिशन भेज सकें। यह एक चैट समूह का कार्य करता था। फेडरेशन के पौधे आवाज संचार और संदेश भेज सकते थे। वर्तमान में विभिन्न द्वीपों में फैले फेडरेशन के पौधे चैट समूह में खुशी से चैट कर रहे थे। वे अपने घरों को छोड़कर विदेशी भूमि पर थे। वे अजनबियों से घिरे हुए थे। अधिकांश को महसूस हो रहा था कि विशाल विस्तार दाव स्थान के साधक उन्हें नीची निगाह से देख रहे हैं और उन्हें बहिष्कृत कर रहे हैं। इससे वे और भी एकजुट हो गए। उन्हें केवल एक साथ खड़े होने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। प्राचीन हरे कांस्य तलवार के साधना के लिए एक पवित्र स्थान होने के बावजूद अनगिनत खतरे छिपे हुए थे जो उनकी नज़र से छिपे हुए थे। पिछले महीने के भीतर उनमें से कई ने अलग अलग डिग्री के खतरे का सामना किया था। कुछ खतरे उनके मिशन के कारण थे, कुछ विशाल विस्तार दाव महल के साधकों से आए थे। इस प्रकार यह चैट समूह एक महत्वपूर्ण चैनल बन गया जहां हर कोई एक दूसरे से संवाद और संपर्क कर सकता था। वे खतरे का सामना करने पर मदद के लिए भी पुकार सकते थे। वर्तमान में वे सभी युद्ध क्रेडिट पर चर्चा कर रहे थे। ली के शब्दों ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। उसने जो युद्ध क्रेडिट अर्जित किए थे वे महत्वपूर्ण थे। उसे वास्तव में 600 क्रेडिट मिले थे। कई लोगों को यह अविश्वसनीय लगा। विशाल विस्तार दाव पैलेस द्वारा दिए गए मिशन अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण थे और उन्होंने जो क्रेडिट दिए वे दयनीय थे। कई लोगों ने जल्द ही विनम्र प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। वान बाओले ने बस चुपके से नाक भान से कुड़ी। उसे इस बात पर बुरा लगा, लेकिन उसने बातचीत सुनना जारी रखा। वह जानना चाहता था कि ली ने ये कैसे किया। वास्तव में यही वह प्रभाव था जिसे ली ने हासिल करने का इरादा किया था। खुद से थोड़ा खुश होकर उसने फिर से चैट ग्रुप में लापरवाही से बात की। साथ ही दाववादियों, आपको बस यह एक बात याद रखनी है। साधना युद्ध क्रेडिट अर्जित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन अपने दिमाग का उपयोग करना और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुझे आश्चर्य है कि हमारे साथी दाववादी वांग बाओले, जिनके पास हम सभी में सबसे अधिक साधना स्तर है, ने कितने युद्ध क्रेडिट प्राप्त किए हैं। जब ली ने वांग बाओले को निशाना बनाना शुरू किया तो सभी चुप हो गए। कोई भी उनके संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहता था। मंगल ग्रह पर जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में जो कुछ भी जानता था वह ली और वांग बाओले के बीच तनाव को जानता था। यह नए शहर क्षेत्र पर मेयरशिप के लिए उनकी लड़ाई के बाद से शुरू हुआ था और तब तक जारी रहा जब तक ली ने एक गंभीर गलती नहीं की और उसे मंगल ग्रह से निर्वासित नहीं कर दिया गया। उनकी दुश्मनी बहुत गहरी थी और जल्द ही इसका समाधान नहीं होने वाला था। इसके अलावा ली की रैंक मंगल छोड़ने के बाद से स्थिर रही थी। दूसरी ओर वांग बाओले को रैंक के माध्यम से तेजी से पदोन्नत किया गया था। तब से वह सेकेंडरी रैंक 2 नोबल बन गया था। यदि वे अब संघ में होते तो चाहे ली वांग बाओले को कितना भी गुप्त रूप से कोसती, वह उसके खिलाफ खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करती। उनकी साधना के स्तर और रैंक के बीच का अंतर बस बहुत बड़ा था। हालांकि विशाल विस्तार दाव महल में संघ में रहते हुए जो भी उपलब्धियां अर्जित की गई थीं, उनका अब कोई महत्व नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वांग बाओले की साधना कितनी शक्तिशाली थी। ली ने अपने साधनों के माध्यम से वांग बाओले के खिलाफ अपने साथ खड़े होने के लिए लोगों का एक समूह इकट्ठा किया था। यही कारण था कि उसने चैट समूह में वांग बाओले का खुलेआम मजाक उड़ाने की हिम्मत की। वांग बाओले ने गुस्से से देखा। चैट समूह में कुछ कहने का उसका मन कर रहा था। फिर उसने अपने द्वारा अर्जित युद्ध क्रेडिट को देखा, अपने द्वारा लिए गए कर्ज को याद किया और तुरंत ही उसकी रुचि खत्म हो गई। उसने आह भरी और चैट ग्रुप बंद कर दिया। नहीं, मैं ली को उसके बड़े स्तनों और दिमाग की कमी के साथ संतुष्टि में डूबने की अनुमति नहीं दे सकता। वांग बाओले ने नाराजगी जताई। वह सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद वह फिर से मिशन स्टोन स्लैब की ओर बढ़ गया। उसने इसे ध्यान से देखा। शिलालेखों को याद करने से प्राप्त प्रभावशाली स्मृति के साथ उसने पत्थर की स्लैब पर अधिकांश मिशनों को याद किया, फिर उन्हें समेकित और वर्गीकृत करना शुरू किया। इसमें बहुत प्रयास करना पड़ा। वांग बाओले बस इसे करने जा रहा था। ली के शब्दों ने उसे उत्तेजित कर दिया था। 2 दिन बीतने से पहले वांग बाओले, उसकी आंखों में लाल नसें थीं, उसने अपना माथा रगड़ा और अपना सिर उठाया। उसकी सांस थोड़ी तेज हो गई। अधिकांश मिशन जो सबसे अधिक युद्ध क्रेडिट प्रदान करते हैं, उन्हें केवल कोर फॉर्मेशन दायरे के साधक ही पूरा कर सकते हैं।
इसके अलावा वे अक्सर एक व्यक्ति द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है। किसी को मिशन दल बनाना होगा। हालांकि भले ही ये मिशन ज़्यादा युद्ध क्रेडिट प्रदान करते हैं, लेकिन ये फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधकों के लिए उपयुक्त मिशनों की तुलना में बहुत कम हैं। वान बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अपने वर्गीकरण के आधार पर उन्होंने महसूस किया कि 70% मिशन फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधकों के लिए डिज़ाइन किए गए थे। फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधक उन मिशनों को पूरा करने के बाद जो युद्ध क्रेडिट कमा सकते थे, वे दयनीय थे। मुझे फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधकों को लक्षित करना चाहिए। चूंकि मेरे पास सीमित संसाधन हैं, इसलिए मुझे अन्य चैनलों के माध्यम से युद्ध क्रेडिट अर्जित करना चाहिए। आखिरकार ऐसा कोई नियम नहीं है जो कहता हो कि कोई केवल मिशन पूरा करके ही युद्ध क्रेडिट अर्जित कर सकता है। वान बाओले की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमकी और उसके दिमाग में धीरे धीरे एक योजना उभरने लगी। उसने इसका सावधानीपूर्वक आकलन किया। जल्द ही उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चयी नज़र चमक उठी। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और स्पिरिट बोट जो आग के सागर में प्रवेश करने की क्षमता रखती थी, तुरंत उसके सामने प्रकट हुई। वान बाओले ने स्पिरिट बोट का अध्ययन करते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने अपने हाथों से इस स्पिरिट बोट को परिष्कृत किया था, इसलिए वह जानता था कि एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र साधक इसे चलाने और नियंत्रित करने में सक्षम होगा। इसका मतलब था कि वह इस नाव का उपयोग आग के सागर में प्रवेश करने के लिए कर सकता था और दूसरों को भी इस नाव को उधार लेने, आग के सागर में प्रवेश करने और समुद्र के गहरे स्तरों तक पहुंचने की अनुमति दे सकता था। कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक पहले से ही ऐसा कर सकते थे, यही कारण है कि यह धार्मिक खजाना उनके लिए उतना उपयोगी नहीं होगा। यह एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र साधक के लिए अलग था। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र साधक आग के सागर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इसका मतलब था कि वे केवल जमीन पर मिशन पूरा कर सकते थे। उन्हें कई अन्य साधकों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करनी थी। जब उन्होंने अपने मिशन पूरे किए तो उन्हें दिए जाने वाले युद्ध क्रेडिट दयनीय थे। हालांकि अगर वे आग के सागर में प्रवेश कर सकते हैं तो उनके लिए और अधिक मिशन सुलभ होंगे। समुद्र तल पर इन्फर्नो चूहों की खोज और शिकार जैसे मिशन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र साधक भी कर सकते हैं। वे अब ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि वे अग्निसागर में डूब नहीं सकते थे। अब तक केवल कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधक ही अग्निसागर में प्रवेश कर सकते थे। यही कारण था कि अग्निसागर में सभी मिशन कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधकों के एकाधिकार में थे। वान बाओले ने इस बारे में बहुत सोचा। उसे लगा कि उसे और अधिक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होना चाहिए। उसे और अधिक स्पिरिट बोट बनानी चाहिए, फिर उन्हें विशाल विस्तार दाव पैलेस से फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधकों को किराए पर देना चाहिए। वान बाओले ने सोचा कि उसे ज़्यादा पैसे नहीं लेने चाहिए। वह बस हर 2 घंटे के लिए एक युद्ध क्रेडिट मांगेगा। अग्निसागर के अपने ज्ञान और एक फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र साधक की क्षमताओं के अपने आकलन के आधार पर एक फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र साधक स्पिरिट बोट को नियंत्रित करते हुए अधिकतम 2 घंटे ही पानी के नीचे बिता पाएगा। यदि एक फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र साधक कुछ स्पिरिट स्टोन का उपयोग करने के लिए तैयार था तो वह पानी के नीचे की अवधि को बढ़ा सकता था। फिर भी वान बाओले की गणना के आधार पर यह एक ऐसा व्यवसाय था जो केवल उसके लिए लाभ कमाने वाला था। उन्हें एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। यदि वे मेरी स्पिरिट बोट को नुकसान पहुंचाते हैं तो उन्हें मुझे तदनुसार मुआवजा देना होगा। वान बाओले इस विचार से उत्साहित हो गया। हालांकि वह जानता था कि वह इस समय पैसेहीन था। उसके पास केवल एक स्पिरिट बोट थी। अधिक किराया शुल्क कमाने के लिए उसके पास जितनी अधिक नावें होंगी उतना ही बेहतर होगा। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ और धार्मिक आयुध गिरवी रखने होंगे। वान बाओले ने गहरी सांस ली। अपना मन बना लेने के बाद उसने तुरंत विशाल विस्तार दाव महल के मोटे साधक से संपर्क किया। जब उसने सुना कि वान बाओले अपने धार्मिक आयुधों को फिर से गिरवी रखना चाहता है तो वह खुश लग रहा था। वह इस अवधि के दौरान वान बाओले के धार्मिक आयुध का उपयोग कर रहा था और उसे वे काफ़ी शक्तिशाली लगे। उसने वान बाओले के अनुरोध पर तुरंत सहमति व्यक्त की। हालांकि वह इतने सारे धार्मिक आयुधों को खुद लेने का जोखिम नहीं उठा सकता था, इसलिए उसने कुछ अन्य लोगों से संपर्क किया। वान बाओले ने ऋण के बदले में 2 धार्मिक आयुध गिरवी रखे। युद्ध ऋण 2 और आत्मा नौकाओं को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त थे। वान बाओले के प्रयासों ने भुगतान किया। उन्होंने जल्द ही अतिरिक्त आत्मा नौकाओं को परिष्कृत किया, जिसके बाद उन्होंने मिशन स्टोन स्लैब पर अपना संदेश छोड़ने के लिए कोर फॉर्मेशन रियल्म साधक के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग किया। समुद्र में प्रवेश करने के लिए किराए पर पवित्र नाव। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस स्तर की साधना कर रहे हैं, आप इस नाव से अग्निसागर की गहराई तक यात्रा करने में सक्षम होंगे। ये बिक्री के लिए नहीं है। केवल कुछ युद्ध क्रेडिट के साथ आप इसे 2 घंटे के लिए किराए पर ले पाएंगे। सीमित स्लॉट हैं। यदि आपको ऐसी सेवाओं की आवश्यकता है तो कृपया मुझसे तुरंत संपर्क करें। संदेश भेजने के बाद वान बाओले को अभी भी लगा कि यह पर्याप्त प्रचार नहीं था। उन्होंने तुरंत जो बियाओ और ग्रीन फायर आइलैंड के अन्य साधकों को बुलाया।
वे वर्तमान में वांग बाओले से भयभीत थे। वांग बाओले के निर्देश प्राप्त करने के बाद उनकी अनिच्छा के बावजूद वे फिर भी बड़े ही त्याग के साथ द्वीप से चले गए और मुख्य विशाल विस्तार दाओ पैलेस द्वीप की ओर चल पड़े। उन्होंने वांग बाओले के व्यवसाय को बढ़ावा देना शुरू कर दिया और उनकी इस नाव के बारे में विज्ञापन देना शुरू कर दिया जो अग्नि सागर में प्रवेश कर सकती थी। सब कुछ तैयार है, अब हमें बस ये देखना होगा कि प्रतिक्रिया कैसी होती है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और मेरे पास 3 स्पिरिट बोट हैं। चूंकि मैं हर 2 घंटे में अधिकतम 3 क्रेडिट कमा सकता हूं, इसलिए मैं एक दिन में अधिकतम 36 क्रेडिट कमा सकता हूं। यह एक महीने में 1000 से ज़्यादा है। मैं 3 महीने में अपनी पूंजी वापस कमा लूंगा। यह अफसोस की बात है कि मेरे पास पर्याप्त पूंजी नहीं है, अन्यथा मैं और अधिक कमा रहा होता। वांग बाओले ने अपनी गणना की और आंकड़ों से प्रसन्न था। वह उत्साह और उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगा। फिलहाल वह इस बात से अनजान था कि विशाल विस्तार दाओ पैलेस में उसके रिहा होने जैसे संदेश शायद ही कभी देखे जाते हैं। यही कारण है कि जैसे ही उसने घोषणा की कि उसके पास किराए के लिए नावें हैं, उसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। जिन लोगों ने इस संदेश को देखा वे अधिकतर फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधक थे। कुछ कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधकों ने भी इसे पढ़ा। हालांकि उनमें से लगभग सभी ने ये जानने के बाद कि संदेश किसने जारी किया था, नागभान सिकुड़ी। दर्शकों को आकर्षित करने के लिए एक नौटंकी, एक नीच सभ्यता का एक छोटा सा इंसान जो खुद युद्ध क्रेडिट अर्जित करने में असमर्थ है और इसलिए उसने ऐसे तरीकों का सहारा लिया है। क्या मजाक है। हमारे पास ऐसी धार्मिक कलाकृतियां भी नहीं हैं जो फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधक को अग्निसागर में प्रवेश करने की अनुमति दे सकें। ये नीच इंसान इतनी ऊंची आवाज में शेख ही बघारने की हिम्मत करता है। भले ही उसके पास कुछ तरकीबें हों, लेकिन इस बात की बहुत संभावना है कि यह तथाकथित पवित्र नाव फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधक को अग्निसागर में मौत के घाट उतार देगी। वांग बाओले की घोषणा के बाद इसी तरह की टिप्पणियां और मजाकिया हंसी के साथ हुईं। यहाँ तक कि जो बियाओ और अन्य लोगों ने भी मुंह बनाया। उन्हें विश्वास नहीं था कि वांग बाओले की नावें काम करती हैं। उन्हें ग्रीन फायर आइलैंड छोड़कर यहाँ आने के लिए मजबूर किया गया था। अगर उसे बहुमत का समर्थन होता तो वे उसकी मदद करने से पीछे नहीं हटे। जब उन्होंने अपने आसपास हंसी मजाक की आवाज़ सुनी तो उन्होंने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया, नावों के किराए को बढ़ावा देने के किसी भी विचार को एक तरफ रख दिया। नतीजतन वांग बाओले की घोषणा के बारे में पूछने कोई नहीं आया। जो बियाओ और गिरोह ने ग्रीन फायर आइलैंड लौटने की हिम्मत नहीं की। हार मानकर वे मुख्य द्वीप पर ही रहे, ये सोचते हुए कि वे कैसे कुछ समय तक इंतजार करेंगे और वापस लौटेंगे जब वांग बाओले ने खुद इस विचार को छोड़ दिया था। समय स्थिर रूप से बीतता गया। वांग बाओले ने प्रतीक्षा करते हुए अपनी साधना शुरू की, बिजली अमर परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया। चूंकि उनकी साधना प्रारंभिक चरण के कोर गठन क्षेत्र में स्थिर हो गई थी, इसलिए उन्हें बिजली अमर परिवर्तन के पहले स्तर का अभ्यास करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। सब कुछ सुचारू रूप से चला। आखिरकार उनके पास जो 3 कोर थे उनमें से एक बिजली कोर था। उसके पास पहले से ही बिजली की अपार शक्ति थी। बिजली अमर परिवर्तन में महारत हासिल करने की उसकी गति भी बहुत तेज थी। वह जल्द ही बिजली अमर परिवर्तन के पहले स्तर को पूर्ण करने के करीब पहुंच गया। जब वह ध्यान में क्रॉस लेग बैठता था तो बिजली के बोल्ट उसके पूरे शरीर में घूमते थे। उसके शरीर के भीतर उसके अंगों के बीच छोटे छोटे बिजली के बोल्ट बुनते थे। वह लगातार बिजली में नहाया हुआ दिखाई देता था। उसके बिजली कोर ने उसके भौतिक रूप को पोषित किया और साथ ही उसके शरीर में स्पिरिट क्यूई का विकास किया। बिजली अमर परिवर्तन का अभ्यास करने से वांग बाओले को अपने शरीर के अंदर साधना को मजबूत करने की अनुमति मिली। यह एक कसकर बुने हुए कोर में आवारा शक्ति को इकट्ठा करने जैसा था। यही कारण था कि भले ही उसकी साधना प्रारंभिक चरण के कोर गठन क्षेत्र में थी, लेकिन उसकी वास्तविक लड़ने की क्षमताएं उससे बहुत आगे निकल गई थीं। वांग बाओले ने डार्क आर्ट के अपने अभ्यास को नज़रअंदाज नहीं किया। अपने वातावरण में बदलाव और अभ्यास के लिए लक्ष्यों की कमी के कारण सोल गाइडिंग हैंड का उसका अभ्यास अधिक धीरे धीरे आगे बढ़ा। हालांकि डार्क ड्रीम में रहते हुए डार्क आर्ट के बारे में उनकी समझ का मतलब था कि यह अभी भी एक महत्वपूर्ण गति से आगे बढ़ रहा था। वांग बाओले हर दिन मजबूत होता गया। उसका मूड बेहतर होता गया क्योंकि उसने देखा कि वह लगातार मजबूत होता जा रहा था। लियांग लॉन्ग के लिए क्रिस्टल जाल ने आखिरकार अपना प्रभाव खो दिया और वह आखिरकार खुद को मुक्त करने में कामयाब रहा। उसके अंदर उबल रहे आक्रोश और हताशा के बावजूद उसने अपना सबक सीखा। उसने तुरंत बदला लेने की अपनी इच्छा को रोक लिया। वांग बाओले के विभिन्न तरीकों ने उसे एहसास दिलाया कि वह एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहा है। उसे एक उचित योजना बनाने की आवश्यकता थी। वह एक माध्यमिक चोटियों में से एक पर एक गुफा निवास में बस गया। जैसे जैसे वह प्रशिक्षित होता गया उसने अपना बदला लेने की योजना बनाना शुरू कर दिया। समय बीतता गया। विशाल विस्तार दाव महल की खेती के माहौल में उसका कोई सीधा प्रतिद्वंद्वी नहीं था। नतीजतन जीवन काफी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था।
संघर्ष मीलीजी और फैंक्यूरन के गुटों के बीच तनाव तक सीमित था। इस अवधि के दौरान फेडरेशन के पौधे विशाल विस्तार दाव महल से परिचित होने लगे। हालांकि उनके आसपास अभी भी कई साधक थे जो संघ को नीची नज़र से देखते थे, लेकिन फेडरेशन के पौधे अपने तरीके से विशाल विस्तार दाव महल के साधकों के साथ दोस्ती और गठबंधन बनाने में कामयाब रहे। हर कोई अपने पर्यावरण के अनुकूल होने लगा। मिशन विशाल विस्तार दाव महल के साधकों के लिए भी एक शीर्ष चिंता का विषय थे। हर दिन अनगिनत मिशन स्वीकार किए जाते थे और पूरे किए जाते थे, और फेडरेशन सीडलिंग के लिए भी यही स्थिति थी। विशाल विस्तार दाव महल में बसने के बाद उन्होंने मिशनों पर भी ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। ली यी के नेतृत्व में उनके चैट समूह में प्रतिस्पर्धात्मक माहौल का संचार होने लगा। यह एक ऐसी जगह बन गई जहां कोई इस बात पर शेखी बघारता था कि उसने कितने युद्ध क्रेडिट अर्जित किए हैं। फेडरेशन सीडलिंग ने स्वाभाविक रूप से वान बाओले की घोषणा पर ध्यान दिया था। वे सभी हिचकिचा रहे थे। एक फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र साधक जो आग के समुद्र में प्रवेश करता है, निस्संदेह मारा जाएगा। अगर वान बाओले की इस नाव में कोई भी दोष होता और पानी के नीचे कोई दुर्घटना होती तो वे अंततः होने वाली आपदा को रोक नहीं पाते। परिणामस्वरूप वान बाओले ने अपने प्रशिक्षण से जो अच्छा मूड प्राप्त किया था वह लंबे समय तक नहीं रहा। जैसे जैसे दिन बीतते गए और उसे एहसास हुआ कि कोई भी उसकी नाव किराए पर लेने के लिए आगे नहीं आया, वह बेचैन होने लगा। हालांकि इस पर चिंता करने का कोई फायदा नहीं था। वान बाओले ने कुछ जांच की और पाया कि उसने पर्याप्त विश्वसनीयता अर्जित नहीं की थी। यही कारण था कि कोई भी उसकी नावों के लिए पूछने नहीं आया था। वह विचार कर रहा था कि क्या उसे झुओ बियाओ और गिरोह को हिंसा की धमकी देनी चाहिए और उन्हें उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करने के लिए मजबूर करना चाहिए। तभी झुओ युफान ने उससे उसकी स्पिरिट बोट किराए पर लेने के लिए संपर्क किया। झुओ युफान अकेला नहीं था। वह, कोंग दाओ और झाओ यामिंग ने चर्चा की। उन्होंने एक ही समय में एक मिशन स्वीकार किया और स्पिरिट बोट किराए पर लेने के लिए अपने पास मौजूद थोड़े से युद्ध क्रेडिट का इस्तेमाल किया। वान बाओले उनके इस कदम से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने उनके युद्ध क्रेडिट नहीं लिए और उन्हें तीनों स्पिरिट बोट उधार दे दी। तीनों ने जल्द ही नावों को चलाया, वान बाओले पर अपना पूरा भरोसा रखते हुए, और आग के सागर में प्रवेश किया। ये बहुत लंबे समय में पहली बार था कि एक फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र साधक ने आग के सागर में प्रवेश किया। कोई भी इस खबर को फैलाने नहीं गया। हालांकि इसने अभी भी कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित किया। एक कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक ने गुप्त रूप से उनका पीछा किया और उनकी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी। किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए वान बाओले ने अपना एकांत समाप्त किया और सुरक्षा प्रदान करने के लिए आग के सागर में प्रवेश किया। यह आग के सागर में प्रवेश करने का उनका पहला मौका था और वे बहुत कुछ लेकर वापस नहीं आए। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने स्पिरिट बोट का उपयोग करना जारी रखा और लगभग हर दिन समुद्र में प्रवेश किया। धीरे धीरे इसने अधिक से अधिक लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इसने विशाल विस्तार दाव महल में साधकों के बीच एक उत्साहपूर्ण चर्चा भी शुरू कर दी। अंत में तीनों के संयुक्त प्रयासों से वे एक नरक चूहे को पकड़ने में सफल रहे। इस खबर ने विशाल विस्तार दाव महल में कई लोगों को चौंका दिया। आखिरकार विशाल विस्तार दाव महल से एक फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र साधक था जो स्पिरिट बोट को आजमाने के लिए तैयार था। उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उसे साधना तकनीक हासिल करने की जरूरत थी, लेकिन उसके पास युद्ध क्रेडिट नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और वान बाओले की स्पिरिट बोट किराए पर ली और आग के समुद्र में प्रवेश किया। पहला लेन देन बिना किसी दुर्घटना के पूरा हो गया। एक दूसरा ग्राहक और फिर जल्द ही एक तीसरा ग्राहक आ गया। झुओ युफान और अन्य लोगों ने तब समुद्र में प्रवेश करना छोड़ दिया। युद्ध क्रेडिट प्राप्त करने की उनकी रणनीति में समुद्र में प्रवेश करना शामिल नहीं था। उन्होंने जो किया था वह वान बाओले की मदद करने के लिए किया था। आखिरकार वे संघ के साधक थे। वे यहाँ बाहरी लोग थे। वे अभी भी समुद्र के ऊपर अपनी सुरक्षा की गारंटी दे सकते थे, लेकिन एक बार जब वे समुद्र में चले गए तो उनके लिए सब कुछ सुचारू रूप से चलने की कोई गारंटी नहीं थी। वे दूसरों के साथ संघर्ष से बच नहीं पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो उनकी साधना के स्तर और उनकी स्थिति के साथ उन्हें बहुत खतरे का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा उनके संयुक्त प्रयासों से उन्हें काफ़ी लाभ हुआ था। उनमें से प्रत्येक ने अलग अलग 30 से 50 युद्ध क्रेडिट अर्जित किए थे। यह एक संघ के अंकुर के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ था। उनके हटने से किराए के व्यवसाय पर कोई असर नहीं पड़ा। विशाल विस्तार दाव पैलेस के अधिक साधकों द्वारा स्पिरिट बोट किराए पर लेने से व्यवसाय की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता बढ़ी। जिन लोगों को लुभाया गया था उन्होंने आखिरकार इस पर काम किया। झुओ बियाओ और गिरोह ने देखा कि क्या हो रहा था। चर्चा के बाद उन्होंने अपने दांत पीस लिए और व्यवसाय को और अधिक गंभीरता से बढ़ावा देना शुरू कर दिया। वान बाओले को मोटा साधक मिल गया। उसे एक बढ़िया डील देने का वादा करने के बाद मोटा साधक वान बाओले की स्पिरिट बोट्स का भी प्रचार करने लगा। कई पार्टियों के साथ मिलकर काम करने से धीरे धीरे मांग बढ़ने लगी और व्यापार में उछाल आया।
2 हफ्ते बाद वांग बाओले के ग्रीन फायर आइलैंड के बाहर स्पिरिट बोट का इंतजार करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। सिर्फ 3 स्पिरिट बोट्स के साथ आपूर्ति मांग को पूरा नहीं कर पा रही थी। हर दिन घड़ी की सुई की तरह 36 बैटल क्रेडिट उसके खाते में आते रहे। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम साधक समुद्र में उतरते रहे और अपने मिशन पूरे करने के लिए ढेर सारे बैटल क्रेडिट कमाते रहे। किराए का व्यापार फल फूल रहा था। कई लोगों ने तो उसका व्यापार खरीदने का प्रस्ताव भी रखा। वांग बाओले ने कुछ सोच विचार के बाद उन सभी को ठुकरा दिया। अपने फल फूल रहे व्यापार की वजह से मोटा साधक, जिसे उसने पहले धार्मिक हथियार गिरवी रखे थे, ने वांग बाओले को ढूंढ निकाला और अपने व्यापार में 2000 बैटल क्रेडिट निवेश करने का प्रस्ताव रखा। बदले में उसे कुल मुनाफे का 2/10वां हिस्सा दिया। कुछ मोल तोल के बाद उसने अपने निवेश को लाभ मार्जिन के 15% के बदले में 2500 बैटल क्रेडिट तक बढ़ा दिया। वे एक समझौते पर पहुंचे। वांग बाओले के खाते में 2000 से ज़्यादा बैटल क्रेडिट जमा किए गए। वांग बाओले ने स्पिरिट बोट्स को परिष्कृत करने के लिए अपने पास मौजूद बैटल क्रेडिट का उत्साहपूर्वक निवेश किया। उसने अपना सब कुछ खर्च कर दिया और अपने बेड़े को 10 स्पिरिट बोट्स तक बढ़ा दिया। इससे आखिरकार उसे बाजार की मांगों को पूरा करने का मौका मिला। उसका राजस्व 4 गुना बढ़ गया। वह हर दिन लगभग 120 बैटल क्रेडिट कमा रहा था। मोटे कल्टीवेटर को उसका 15% देने के बाद बचे हुए बैटल क्रेडिट अभी भी वांग बाओले को बेहद खुश करने के लिए काफ़ी थे। हर दिन उसके खाते में 100 से ज़्यादा बैटल क्रेडिट आते थे। उसने जल्द ही विशाल विस्तार दाव महल में अपने लिए एक मजबूत प्रतिष्ठा बना ली। ली यी ने चैट ग्रुप में भी बात करना बंद कर दिया। वह अब अपने बैटल क्रेडिट के बारे में शेखी नहीं बघारती थी। वांग बाओले का किराए का कारोबार 2 हफ्ते तक चलता रहा। फिर एक दिन जब वांग बाओले खुशी खुशी प्रशिक्षण ले रहा था तो कोई उसके गुफा निवास के बाहर आ गया। यह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने वांग बाओले को सदमे में वापस लौटा दिया, जिसने उसके सिर में चुभन पैदा कर दी और उसे सदमे में सांस लेने पर मजबूर कर दिया। तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम इंसान हो या भूत? आगंतुक एक छोटे बालों वाला औसत कद का युवक था। उसने वेस्ट एक्सपेंस दाव पैलेस के वस्त्र पहने थे। वह चमकीली आंखों और घने बालों वाला लग रहा था और उसकी छोटी आंखों में एक गणनात्मक प्रकाश था। उसके छोटे बाल मोम से सने हुए थे। यह ऊपर से चमकती हुई धूप को परावर्तित करता था और चमकता था। दूर से वह एक दीपक की तरह लग रहा था। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। वह वर्तमान में वांग बाओले के गुफा निवास के बाहर खड़ा था, एक अविश्वसनीय दिखने वाले वांग बाओले को घूर रहा था, जिसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। उसने खांसी, अपने बालों को छुआ, फिर अपनी मुट्ठियां बांधी और वांग बाओले को सलाम किया। वरिष्ठ भाई बाओले, हम काफ़ी समय से नहीं मिले हैं। ऐसी अनोखी हेयर स्टाइल और ऐसी गणनात्मक आंखें। ये व्यक्ति था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ वांग बाओले ने इथरियल दाओ कॉलेज में रहते हुए कई बार काम किया था। जी हयांग। वांग बाओले का सिर घूमने लगा। उसे लगभग भ्रम होने लगा कि वह विशाल विस्तार दाओ महल में नहीं बल्कि इथरियल दाओ कॉलेज में वापस आ गया है। उसे याद आया कि जब वह इथरियल दाओ कॉलेज में वापस आया था तो चेन यूटोंग ने जी हयांग का जिक्र किया था और कहा था कि वह लापता हो गया है। हालांकि चेन यूटोंग ने कॉलेज में अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके उसे ढूंढा था, लेकिन वह उसे नहीं ढूंढ पाया। वांग बाओले को उम्मीद नहीं थी कि वह यहाँ जी हयांग से मिलेगा। कई साल बीत जाने के बावजूद जी हयांग की शक्ल सूरत में कोई बदलाव नहीं आया। वह अभी भी एक व्यवसायी की तरह देख रहा था और उसने वांग बाओले को देखकर मुस्कुराया। उसकी आंखें चमक उठीं, मानो उसने अभी अभी अपना नवीनतम व्यापारिक सौदा ढूंढ लिया हो। काफ़ी देर बाद वांग बाओले आखिरकार अपने सदमे से उबरने में कामयाब हो गया। उसने जी हयांग को ध्यान से देखा और महसूस किया कि उसकी साधना वहीं पर बनी हुई है जहां वह पहले थी। वह केवल अंतिम चरण के प्राचीन मार्शल क्षेत्र में था। वांग बाओले ने अपना सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि जी हयांग की उत्पत्ति बेहद रहस्यमयी थी। इस बात की बहुत संभावना थी कि वह खुद को विशाल विस्तार दाओ पैलेस से संघ में गुप्त रूप से तस्करी करके लाया हो। उसके पास अपने अनुमान थे, लेकिन वांग बाओले फिर भी पूछने से खुद को रोक नहीं सका। तुम यहाँ क्यों हो? जी हयांग खांसी। उसने अपने चमकदार मोम लगे बालों को फिर से छुआ, फिर हानिरहित ढंग से मुस्कुराया। वरिष्ठ भाई बाओले, यह एक रहस्य है। देखो, मैंने यह नहीं सोचा है कि तुम्हें यह कैसे समझाऊं। बस याद रखो वरिष्ठ भाई बाओले, मैंने तुम्हें पहले भी यही बात बताई है, जब तक कोई व्यावसायिक अवसर है मैं जी हयांग वहां रहूंगा। वरिष्ठ भाई बाओले के पास एक बड़ा ग्राहक बनने की इतनी क्षमता होने के कारण मैं स्वाभाविक रूप से तुम पर नजर रखूंगा। वांग बाओले ने अपना माथा रगड़ा। भले ही उसने सदमे और आश्चर्य की अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश की, लेकिन वे हर बार सतह पर आती रहीं। उसे लगा कि जी हयांग रहस्य में लिपटा हुआ लग रहा था। उसके दिमाग में एक साहसिक विचार उभरने लगा। क्या जी हयांग वेस्ट एक्सपेंस दाओ पैलेस से था जैसा कि उसने अनुमान लगाया था? वैंग बाओले ने चुप रहते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं।
जी हयान को लगा कि वैंग बाओले के दिमाग में कई विचार घूम रहे हैं। उसने आह भरी, फिर अपनी मुट्ठियां बांधी और वैंग बाओले को फिर से सलाम किया। वरिष्ठ भाई बाओले, आपको इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं, जी हयान, एक व्यापारी हूँ। आप जानते हैं कि व्यापारी कैसे होते हैं। हमने कई बार व्यापार किया है। आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं आज यहाँ आपसे मिलने आया हूँ, वरिष्ठ भाई बाओले, और आपके साथ एक व्यापारिक सौदा भी करना चाहता हूँ। जी हयान हल्के से मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराती, तिरछी आंखों में वह गणनात्मक प्रकाश छिपा नहीं था जो उसे एक व्यापारी के रूप में परिभाषित करता था। किस तरह का व्यापारिक सौदा? वांग बाओले ने गहरी सांस ली और अपने दूसरे विचारों को एक तरफ रख दिया। वह जानता था कि उसके संदेह का उत्तर पाना कितना मुश्किल होगा। इसके अलावा, वह जी हयान को इतने सालों से जानता था और उसने हमेशा एक व्यवसायी के तौर पर काम किया था। उसने जी हयान को घूर कर देखा। वरिष्ठ भाई बाओले, मैं, जी हयान, इस विशाल विस्तार वाले दाव महल में अपने तरीके से चलता हूँ। ये वैसा ही है जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया था। ईथर दाव कॉलेज के भीतर ग्रैंड सुप्रीम एल्डर से लेकर साधारण छात्र तक ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में मैं, जी हयान, अनजान हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं, जी हयान, नहीं कर सकता। मैंने जो पहले कहा था वह विशाल विस्तार वाले दाव पैलेस पर भी लागू होता है। भले ही आप एल्डर फैंग क्यूरन के अंडरवियर की तलाश कर रहे हों, जब तक कीमत सही हो, मैं, जी हयान, आपके लिए इसे प्राप्त करने में सक्षम होऊंगा। जी हयान के चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक थी। बोलते समय उसने अपने वैक्स किए हुए बालों को फिर से छुआ। उसके चेहरे पर भाव स्पष्ट रूप से दिखा रहे थे कि वह खुद को कितना ऊंचा समझता है। ये सुनते ही वांग बाओले का सिर धड़कने लगा। उसने चुपके से पूछा कि वह फैंग क्यूरन के अंडरवियर का क्या करेगा। फिर, बिना किसी तो क्या कारण के अचानक उसके दिमाग में फैंग क्यूरन की छवि उभरी। इसने वांग बाओले को भयभीत कर दिया। उसने तुरंत गंभीरता से कहा, चलो व्यापार की बात करते हैं। वांग बाओले की बात सुनकर जी हयांग मुस्कुराया। उसने इधर उधर देखा, फिर अपना सिर नीचे किया और वांग बाओले से कहा, वरिष्ठ भाई बाओले, आपका वह नाव किराए का व्यवसाय, इसकी वर्तमान लोकप्रियता और विशाल विस्तार दाव पैलेस की मेरी समझ के आधार पर, यह संभावना है कि आप अपना व्यवसाय केवल 1 और महीने तक चला पाएंगे। उस मोटे यून पियाओजी के साथ भी आप संप्रदाय द्वारा आपके व्यवसाय को अधिग्रहित करने से पहले 3 महीने तक जीवित नहीं रह पाएंगे। ये बलपूर्वक अधिग्रहण होगा। आपके पास इसे बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। इसलिए आपको जितनी जल्दी हो सके उतना कमाना होगा। जी हयांग ने फुसफुसाया। उन्होंने अपने पास मौजूद ज्ञान के आधार पर वांग बाओले के किराए के व्यवसाय का विश्लेषण किया। उनकी आंखों में चमकती हुई रोशनी को छोड़कर वांग बाओले के चेहरे पर भाव अपरिवर्तित रहे। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ऐसा होने वाला है। उन्हें पता था कि उनका यह व्यवसाय लंबे समय तक नहीं चलेगा। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनके पास केवल कुछ महीने ही बचे होंगे, जैसा कि जी हयांग ने कहा था। जारी रखें, वांग बाओले ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। वरिष्ठ भाई बाओले, इसीलिए आपको अपने इस व्यवसाय से कम समय में अधिक से अधिक युद्ध क्रेडिट अर्जित करने होंगे। ये सबसे लाभदायक तरीका है। ये सुनिश्चित करने का तरीका है कि आपको नुकसान न हो। हालांकि इसे पूरा करने के लिए आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी अधिक स्पिरिट बोर्ड का निर्माण करना होगा। जी हयांग की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वांग बाओले को घूरते हुए उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। वरिष्ठ भाई बाओले, क्या आपको मुझ पर भरोसा है? अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो मुझे इस व्यवसाय में निवेश करने दें। इससे आपकी स्पिरिट बोर्ड का उत्पादन तेज हो जाएगा। आप बहुत सारी स्पिरिट बोर्ड का निर्माण कर पाएंगे। जी हयांग की बात सुनने के बाद वांग बाओले ने कुछ नहीं कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि जी हयांग ने केवल हिमशैल की नोक का खुलासा किया था। उसने लाभ के विभाजन के बारे में कुछ नहीं कहा था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव दिखाई दिया। जी हयांग को तुरंत समझ आ गया कि क्या चल रहा था जब उसने वांग बाओले के चेहरे पर वह भाव देखा। वह मुस्कुराया। उसने मन ही मन ये निष्कर्ष निकाला कि उसे अभी भी सबसे ज्यादा स्मार्ट लोगों के साथ काम करना पसंद है। वांग बाओले न केवल स्मार्ट था, बल्कि उसके पास उसके सबसे बड़े ग्राहकों में से एक बनने की बहुत संभावना भी थी। उसने अपना सिर नीचे किया और झुकते हुए कहा, वरिष्ठ भाई बाओले, हमने कई बार साथ काम किया है। मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैं, जी हयांग, अगले कुछ महीनों में आपके द्वारा अर्जित राजस्व का एक भी क्रेडिट नहीं लूंगा। मैं व्यवसाय में 3300 बैटल क्रेडिट निवेश करूंगा। अगर आपको कोई सामग्री खरीदने की ज़रूरत है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको छूट भी दे सकता हूं। आप अपनी पूंजी पर कम से कम 30% की बचत करेंगे। अगर आप अपनी गणना करते हैं तो आप इस सौदे में सबसे बड़े विजेता होंगे। मेरे लाभ के लिए, जब संप्रदाय कुछ महीनों में आपके व्यवसाय का अधिग्रहण कर लेगा तो वे आपको अधिग्रहण के लिए मुआवजा देंगे। यदि मुआवजा 10,000 क्रेडिट के भीतर आता है तो सब कुछ मेरे पास जाएगा, लेकिन मैं 10,000 क्रेडिट से अधिक का एक भी क्रेडिट नहीं लूंगा।
वरिष्ठ भाई बाओले, मैं ज़ीहयांग एक व्यवसायी हूँ। मैं बस कुछ महीनों के भीतर अपने मूल निवेश का 3 गुना वापस कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी लालची नहीं हूँ। ज़ीहयांग उस समय फिर से मुस्कुराया। उसने वांग बाओले की ओर देखा और उसके जवाब का इंतजार किया। वांग बाओले ने अपनी आंखों में विचार और चिंतन की झलक नहीं छिपाई। उसके पास वर्तमान में युद्ध क्रेडिट की गंभीर कमी थी। उसके व्यवसाय मॉडल का मतलब था कि एक अतिरिक्त स्पिरिट बोट के साथ वह हर दिन अतिरिक्त 36 युद्ध क्रेडिट अर्जित करता था। स्पिरिट बोट बनाने में सैकड़ों बैटल क्रेडिट खर्च होते हैं। अगर ज़ीहयांग ने जो कहा वह सच था, तो वह 30% की छूट के साथ काफ़ी बड़ी रकम बचा सकता था। वह जल्दी से अपने मौजूदा बेड़े को 20 नावों तक बढ़ा सकता था। उसका राजस्व हर दिन 200 से अधिक क्रेडिट तक बढ़ जाएगा। इसका मतलब था कि एक महीने में 6000 क्रेडिट। वांग बाओले ने अपने राजस्व को लगातार व्यवसाय में वापस लगाने के विकल्प के खिलाफ सोचा। ऐसा जुआ उसे अधिक राजस्व दिला सकता था। आखिरकार ये व्यवसाय स्नोबॉल प्रभाव पर निर्भर था। जब तक उसके पास पर्याप्त समय था, समय बीतने के साथ उसका लाभ तेजी से बढ़ता जाएगा। एक दिन में 1000 से अधिक बैटल क्रेडिट कमाना असंभव नहीं था। अगर वह अपना निवेश बढ़ाता है, तो यूपीआईओजी को भी मौजूदा निवेश अनुपात को बनाए रखने के लिए ऐसा ही करना होगा। अन्यथा उसका रिटर्न कम हो जाएगा। वह इसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता था और अपनी दोस्ती को मजबूत कर सकता था। एक और बात यह थी कि ज़ीहयांग व्यवसाय चलने के दौरान किसी भी लाभ साझाकरण की मांग नहीं कर रहा था। वह जो चाहता था वह संप्रदाय द्वारा अधिग्रहण से मिलने वाला रिटर्न था। इसका मतलब था कि संप्रदाय द्वारा उसके व्यवसाय का अधिग्रहण अपरिहार्य था। इसका मतलब था कि उसका व्यवसाय लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। यही कारण था कि वांग बाओले को इस समय सभी प्रकार के बाहरी निवेशों की सख्त जरूरत थी। थोड़ा सोचने के बाद वांग बाओले की आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक दिखाई दी। ज़ीहयांग, मैं आपसे और पूंजी लगाने के लिए नहीं कहूँगा। मैं आपकी सभी शर्तों से सहमत हूँ, लेकिन मेरी अपनी भी कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले, आपको उस छूट की गारंटी देनी होगी। दूसरे, अधिग्रहण में देरी करने के लिए आपको अपने कनेक्शन का उपयोग करना होगा। एक और शर्त यह है कि मैं संप्रदाय को केवल नुस्खा बेचूंगा, अंतिम उत्पाद स्पिरिट बोट नहीं। हमने कई बार साथ काम किया है। मुझे आप पर भरोसा है। इसके अलावा मुझे सीधे सादे सौदे पसंद हैं। अगर आप मेरी शर्तों से सहमत हैं, तो ये सौदा तय है।